चलिए आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मुद्दा ये है कि अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया, यानी कि बैंकरप्ट हो गया। वो अमेरिका का 16वां बड़ा बैंक था अगर साइज़ वाइज देखा जाए, लेकिन फिर भी वो अमेरिका के सबसे बड़े बैंक से साइज़ में बड़ा छोटा था। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के सबसे बड़े बैंक की अगर मैं बात करूं तो उसके एसेट्स लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास जा रहे थे और इसके एसेट्स लगभग $209 बिलियन के आसपास, लेकिन 16वें नंबर का बैंक था, एक बड़ा बैंक था। आज उसके विषय में हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, उसके क्या रेमिफिकेशन होंगे, भारतीय स्टार्टअप्स पर उसका असर क्या पड़ेगा, वेंचर कैपिटलिस्टों से एसोसिएटेड था ये बैंक। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, बॉन्ड मार्केट और इंटरेस्ट रेट के बीच का संबंध क्या होता है, बॉन्ड यील्ड क्या होती है, वो इंटरेस्ट से कैसे अफेक्ट होती है। ये सभी क्वेश्चंस यूपीएससी में आ चुके हैं। हम एक क्वेश्चन पर भी डिस्कशन करेंगे। बॉन्ड यील्ड और इंटरेस्ट का क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से पिछले या उससे पिछले साल में ही आया था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवरिंग मैनी फेसेट्स, मैनी आस्पेक्ट्स। हम एक एक चीज़ को कड़ी दर कड़ी आपके सामने पकड़ कर लेकर के चलेंगे और हम बताएंगे कि एक मुल्क के बैंक में आया क्राइसिस पूरे विश्व को प्रभावित करने का दम रखता है। आप पिछले 4-5 दिन से देख ही रहे होंगे, भारतीय शेयर बाज़ार बहुत तेज़ी से गिरा। वो क्यों गिरा? क्योंकि आज हम ग्लोबल वर्ल्ड में जीते हैं। हमारे स्टॉक्स, हमारी इक्विटी मार्केट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से भरी हुई है और वो इन्वेस्टमेंट ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है और वो डिपेंडेंस आप सबको आपस में जोड़ती है, जिसके कारण हमारे नीतिकार भी अमेरिका में हुए इस बदलाव यानी कि बैंक की इस गिरावट के तहत भारतीय आने वाली नीतियों को निर्धारित करेंगे। आप चाहे उसके लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर के निर्णय देखेंगे आने वाले दिनों में, चाहे इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई हमारी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में आने वाले बदलाव देखेंगे, वो सब इसी कारण से होगा क्योंकि विश्व आपस में जुड़ा हुआ है। चलिए इसी जुड़ाव को समझने का प्रयास करते हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज़ द सिलिकॉन वैली बैंक। ये कब बना, ये एग्जिस्टेंस में कब आया, डेफिनेटली हमारा मैटर ऑफ इंटरेस्ट ये होना ही नहीं चाहिए। इसके मैं वो वर्ष बताता रहूँ, ये मैं बताता रहूँ कहाँ कैसे, उसको छोड़िए, हम मुद्दे पर आते हैं सीधा सीधा। देखिए, बैंक कोलैप्स हो गया। आपके मन में एक सवाल आया कि कोलैप्स हो गया का मतलब क्या? एक चीज़ हो गई बैंक में, दैट इज़ बैंक रन। आप पूछेंगे सर ये बैंक रन क्या है? आइए मैं आपको एक बात बताता हूँ। सपोज़ कीजिए कि ये बैंक है और आप सब ने बैंक में पैसा जमा करा रखा है और डेफिनेटली आपको उन पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो आप सब इकट्ठे ही उस बैंक के पास चले गए कि हमारे पैसे दे दीजिए। बैंक आपको वो पैसे देने में असमर्थ हो गया। बैंक पैसों से रन हो गया, खाली हो गया, बैंक रन हो गया। ओके, बैंक आपको पैसे देने में इस समय असमर्थ हो गया। आप गई अपने 5 लाख निकलवाने, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, और बैंक ने कहा अभी नहीं पे कर पाएंगे, आप नहीं निकलवा सकते। आपने पूछा क्यों? है ही नहीं, हमारे पास इतनी लिक्विडिटी ही नहीं है कि हम आपकी डिमांड को सर्व कर पाएँ। आई बात समझ में? हम आपकी डिमांड को सर्व कर पाएँ, यानी कि लोगों ने अपने अपने डिपॉजिट्स को रिडीम करना चाहा, हो नहीं पाया, कहानी ख़त्म हो गई। तो फिर बैंक अल्टीमेटली कहाँ चला गया? रिसीवर माने किसी और ने आकर के अब बैंक की जिम्मेदारियाँ ले ली हैं और अब वो इस बैंक की जगह रिसीवर हो गया है। तो बैंक अल्टीमेटली रिसीवर स्टेट में चला गया, बैंक का नाम बदल गया और ये बैंक अब सेंट क्लारा बैंक के तौर पर जाना जाएगा, नेशनल सेंट क्लारा बैंक। सोचिए, और ये कितने दिनों की घटना है? ये 2 से 3 दिन, इन्हीं दिनों में सब हो गया। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि दिस इज समवेयर बैंकरप्सी। ये बैंक सिलिकॉन वैली बैंक दैट इज SVB बैंकरप्ट हो गया। बैंक ही बैंकरप्ट हो गया, दे नहीं सकता पैसे आपके, यानी कि जो भी आपके डिपॉजिट्स हैं अब आप वहाँ से ले नहीं पा रहे हैं। दैट इज़ द बैंकरप्सी। चलें आगे। अब आप सोचेंगे कि ऐसी परिस्थिति कैसे बनी, जबकि मैं आपको कुछ डेटाज बताऊंगा। वो डेटा सुनिए। 2020-21 तक, 2021 तक इस बैंक के जो टोटल एसेट्स हैं, दैट एसेट्स आप इमेजिन करिए वो कहाँ तक चले गए होंगे। ये लगभग $192 बिलियन तक चले गए। अभी जब बैंक के साथ ये सब हो रहा था, इसके पहले तक बैंक के एसेट्स $209 बिलियन तक थे। $209 बिलियन। तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है कि कोई छोटा मोटा बैंक था, ऐसा तो नहीं था। इतने बड़े एसेट्स होना मैटर करता है।
$209 बिलियन। तो यहाँ पर सवाल आया एसेट्स का, लाइबिलिटीज़ का, कुछ ऐसी टर्म्स का जो हम लेक्चर में अभी यूज़ करेंगे। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पहले आपको उन सब से अवगत करा दूँ, वो सब समझा दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए 2 चीज़ों के साथ चलते हैं। हमने ये बनाया बैंक, ये है हमारा, इसका नाम है द बैंक। द बैंक, हम सबका बैंक, हमारा बैंक क्या है? आप अपनी मनी यहाँ पे बैंक करते हैं, आप अपनी ज़रूरतों के लिए इस पे बैंक करते हैं। यू कैन बैंक अपॉन फॉर योर क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑन दिस इंस्टीट्यूशन एंड यू कैन बैंक योर मनी फॉर द पर्पज़ ऑफ सेविंग्स इन दैट इंस्टीट्यूशन। दैट्स व्हाई द नेम इज़ द बैंक। दैट्स ऑल। नदी में उतरना है तो किनारा चाहिए, नदी से निकलना है तो किनारा चाहिए। बैंक, द बैंक ऑफ द रिवर कितने काम आता है? नाव किनारे लगाने के लिए, नाव पानी में छोड़ने के लिए। ऐसे ही द नाम द बैंक, हम सब का बैंक। तो अब आप क्या करते हैं, बैंक कैसे काम करता है ध्यान से समझिए। आप ये 3 प्लेयर, प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी, तीनों के तीनों प्लेयर 10 लाख रुपया बैंक में ला करके डिपॉजिट कर गए। तो आप सब ने यहाँ पर किया डिपॉजिट और आपने बैंक में जमा करा दिए 30 लाख। ओके, किसी भी एक पॉइंट पर बैंक से आप ये पैसा वापस मांग सकते हैं, आप ही का तो पैसा है। तो बैंक के पास आप सबका, कस्टमर्स का ये जो 30 लाख रुपए जमा है, ये बैंक की जवाबदेही है, ये बैंक की देनदारी है। बैंक को आपको कभी ना कभी देना ही है और अभी भी बैंक आपको इस पर ब्याज दे ही रहा है। तो बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है और बैंक को आपका ये असल भी वापस करना ही है। ये है बैंक की जवाबदारियाँ, जवाबदेहियाँ, देनदारियाँ। आप मुझसे पूछें कि अगर मैं यहाँ बैंक बन के खड़ा हो जाता हूँ तो मेरी कुल देनदारी कितनी है? 30 लाख रुपए और अभी भी मैं दे ही रहा हूँ ब्याज। तो ये हो गया दिस 30 लाख, इट इज़ द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, देनदारियाँ, हम आम जनमानस की भाषा में कह देते हैं ना, वो मेरी लाइबिलिटी है, वो मेरी जिम्मेवारी है। ऐसे ही बैंक की जिम्मेदारियाँ हो गई है लाइबिलिटी। ओके, आगे आ जाओ। 30 लाख रुपए बैंक ने क्या किया, क्या करेगा इसको खुद के पास रख के? एक सिनेरियो ऐसा बना लो, वैसे तो इसे पूरे 30 लाख ऐसे नहीं करने चाहिए, पर एक सिनेरियो बना लेते हैं। 30 लाख रुपया बैंक ने आगे 3 कस्टमर, वो ABC थे और इन्हें ABCDEFGH रखें, XYZ रखते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा, XYZ। ओके, ये XYZ 3 कस्टमरों को 10 और 10 लाख लोन पे दे दिए। तो वहाँ से आए थे डिपॉजिट्स, यहाँ पर बैंक ने दे दिए लोन, यानी कि बैंक ने यहाँ पे कर दी लेंडिंग। तो अब अल्टीमेटली ये तीनों लोग किसी ना भी किसी पॉइंट पर बैंक को ये 30 लाख रुपए देंगे। ये हो गए देनदार और इन तीनों से बैंक इस 30 लाख पर ब्याज कमा भी रहा है। तो ये बैंक की अर्निंग का सोर्स है। तो जिस भी किसी चीज़ से आप अर्न कर रहे हैं वो आपके एसेट्स होते हैं। तो ये 30 लाख जो बैंक ने लेंड कर रखे हैं, जो बैंक ने लोन दे रखा है, ये हो गए बैंक के एसेट्स। तो बेसिकली जो बैंक के पास डिपॉजिट्स होते हैं वो बैंक की लाइबिलिटी का काम करते हैं और बेसिकली जो बैंक लोन में देता है, जो बैंक लेंड करता है, वो बैंक के एसेट्स होते हैं। इसी तरह से 30 लाख रुपए की अगर बैंक के पास ये लाइबिलिटी है तो 30 लाख रुपए के बैंक के एसेट्स भी हैं। बैंक उन एसेट्स से पैसा कमा रहा है। तो बैंक के जो लोन होते हैं वो एसेट्स हैं, बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हैं वो बैंक की लाइबिलिटीज़ हैं। आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बेसिकली ऐसा समझ के चलिए, दैट्स ऑल। लेकिन अब आप ज़रा सोचिए, ये 30 लाख रुपया डिपॉजिट में आया और 30 लाख रुपया आगे लैंड कर दिया। आप पूछे सर ये क्यों कर दिया? नहीं करता। कैसे नहीं करता? आप लोगों ने 30 लाख रुपए जमा कराए सेविंग अकाउंट में या फिर किसी ने FD कराई, तो सेविंग वाला नहीं लेते, FD वाला लेते हैं। FD वाला फिक्स डिपॉजिट, आप सबका 30 लाख पूरा फिक्स डिपॉजिट में ही है। तो आप कितना मांग रहे हैं उस पर? 6% ब्याज। आप किस बैंक में जमा कराते हैं? FD, जहाँ पर आपको बहुत अच्छा ब्याज मिलता है। 6% आपको ब्याज दे रहा है पहले तो बैंक इस 30 लाख पे। दूसरा, बैंक का बिजली का खर्चा, बैंक का जगह का किराया, बैंक का सारा सॉफ्टवेयर का खर्चा, बैंक का स्टाफ की सैलरी, बैंक और जिन्होंने बैंक लगाया वो कई सरकार हो सकती है या मैं हो सकता हूँ। जिन्होंने बैंक लगाया तो उन्होंने बैंक लगाने के लिए पूंजी भी दी होगी। उस कैपिटल पर बैंक को उन्हें प्रॉफिट्स भी तो देने, डिविडेंड रिटर्न्स भी तो कुछ मिलनी चाहिए, वरना मैं बैंक ही क्यों चला रहा हूँ।
अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक चला रहा हूँ प्राइवेट, HDFC चला रहा हूँ, ICICI चला रहा हूँ, एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक चला रहा हूँ, जैसे कोई फैक्ट्री चलाता है, कोई बसें चलाता है, कोई ट्रांसपोर्ट पैसा कमाने के लिए चलाता है ना, कुछ मुनाफा कमाना चाहता है, तो कोई प्राइवेट प्लेयर अपना गाढ़ा मेहनत की कमाई लगा के बैंक चला रहा है, उसने बैंक बनाया है, तभी तो लोग आके पैसा जमा करा रहे हैं। बैंक बनाया है तो कुछ मुनाफा भी कमाएगा। वो लोन इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, आइडियाज़, इनोवेशंस, कॉन्सेप्ट्स, बीट मैनी थिंग्स। इसी वजह से एक तो सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, सारा कुछ उसी में आ जाता है। प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, ये सारी चीज़ें, जो शेयर होल्डर हैं उनको भी मुनाफे जाने चाहिए ना, जिन्होंने यहाँ पर शेयर डाल रखा है। ये सारी कॉस्ट निकालनी है बैंक को, और 6% तो आपको ही दे दिया है, तो वो सारी कॉस्ट का भी खर्चा ला दो, तो 2% और लगा लो, प्लस 2% हो गया 8%। वो सारे खर्चे वर्चे, उसमें से बैंक अपना थोड़ा मार्जिन भी रखे, तो रखो 1%। अब बैंक लोन देगा 9% से नीचे पे तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि 6 तो आप ही को दे रहा है। 2% प्लस 1% और का झमेला है, वो 9% पर बैंक लोन दे रहा है। तो बैंक को लेंडिंग करनी ही है, उसकी मजबूरी है भाई, क्योंकि तुमने पैसा इसलिए जमा कराया कि तुमको ब्याज मिले। और अगर वो पैसा बैंक लेंड ही नहीं करेगा तो बैंक कहाँ से कमाएगा, तो आपको कहाँ से देगा पैसा। मार्केट का साइकिल इसी तरह से चलता है। लेकिन वो लेंडिंग के साथ साथ उसको अपनी इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट निकालनी है, मार्जिन कॉस्ट निकालनी है, प्रॉफिट्स निकालने हैं, सब कुछ निकालने हैं। वो सब जोड़ करके वो किस पे लाद देता है, जिन्हें वो लोन दे रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये एसेट्स, ये लाइबिलिटीज़, बैंक आपसे डिपॉजिट लेता है, बैंक आगे लैंड करता है, और इन सब में मेन रोल प्ले कर रहा है दैट इंटरेस्ट वैल्यू, इंटरेस्ट अमाउंट, कितने % इंटरेस्ट, कितना टका ब्याज, ये मैटर कर रहा है। डिपॉजिट कितने टके पे लिया, लैंड कितने टके पे कर रहे हो। बैंक कई बारी मार्केट में कंपटीशन में बने रहने के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन देने के लिए कि हमारा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बटे, हम ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं कि ये जो जितने ब्याज पर लिया है लोगों से पैसा, जितने ब्याज पर दे रहे हैं, अपने खर्चे और बाकी चीज़ों को स्क्वीज़ करते करते इसका फ़र्क घटाते रहते हैं। 6% और 9% के बीच का फ़र्क घटाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कुछ बैंकों से ब्याज सस्ता मिलता है लोन, कुछ बैंकों से लोन महंगा मिलता है। कई बारी बैंक इस चक्कर में रिस्क में भी आ जाते हैं, ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते। ओके, इसलिए अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्रैक्टिस जो मैंने अभी बताई कि 30 लिया 30 दे दिया, ये तो गड़बड़ घोटाला प्रैक्टिस है। कैसे? अब आपने सुबह पैसे जमा कराए थे मंडे को, ट्यूसडे को आप पहुंच गए 1 लाख लेने वापस, पर 30 पिछले दिन जमा हुआ है, 30 सारा लोन दे दिया है, आपको 1 लाख चाहिए, कैसे देंगे? बैंक के पास कुछ भी लिक्विड तो है ही नहीं, बैंक ने सारा तो एसेट में कन्वर्ट कर लिया। जितनी लाइबिलिटी है सारी एसेट में बदली हुई है। कितनी लाइबिलिटी है उसके मुकाबले कितना एसेट है, एसेट लाइबिलिटी रेशियो कुछ मैटर करता है कि नहीं, कि तुम्हारी लाइबिलिटियाँ कितनी बनती हैं, तुमने एसेट कितना बढ़ा रखा है, उसके बीच का कुछ रेशियो मैटर करता है। इकोनॉमी के लेक्चर में हमने ये सब बहुत डिटेल में डेप्थ में करा रखा है। आज तो मैं कहीं ले जाना चाहता हूँ, इसलिए ये सब बारीकियाँ बता रहा हूँ। आज उसी लहजे में बता रहा हूँ। आज का लहजा इकोनॉमी के सेंस में नहीं है, कंटेम्प्रेरी टॉपिक के हिसाब से है। तो ध्यान से समझा जाए कि 30 लाख सारा इधर से, आप मुझे बैंक समझो ना, आप क्लास हो, आधे लोगों ने मुझे अपनी अपनी पॉकेट मनी जमा कराई, मेरे पास जमा हुआ 3 लाख, और बाकियों ने मुझसे ले लिया, मैंने सारा दे दिया 3 लाख। और शाम को आप आए कि सर कुछ खर्चे, पीजी का किराया, वो कुछ पैसा दे दो जो हमने जमा कराया। मैं कहूँ मैंने तो सारा दे दिया, मेरे पास देने को कुछ नहीं आपको। तो आप यहाँ पर इस सेंटीमेंट के साथ चले जाएंगे बाकी लोगों में कि बैंक में जमा पैसा मिल नहीं रहा है, वो आ नहीं रहा है। ऐसे में आप सब अपनी साइमल्टेनियसली डिमांड अगर क्रिएट कर देते हैं पैसे की, और पैसा मैं लाने में असमर्थ हो जा रहा हूँ, हो सकता है मेरे दिए हुए लोन वापस नहीं आ रहे, हो सकता है मैंने जो फर्दर कहीं इन्वेस्ट किया था वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट्स मैं अभी निकाल नहीं सकता, मैं वापस नहीं ले सकता, इन कारणों से मैं असमर्थ हो गया हूँ, सेंटीमेंट मेरे अगेंस्ट हो जाएगा, तेज़ी से मेरे यहाँ से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा, बैंक धीरे धीरे कोलैप्स हो जाता है। बैंक इस सूरत में कोलैप्स हो जाता है। ओके, तो बाय नियम तो ये होना चाहिए कि आप डिपॉजिट जब ले रहे हैं और लेंडिंग कर रहे हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी मेंटेन करें फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोविजनिंग ऑफ द डिमांड्स। जो आपके पास रोज़ भरना की डिमांड्स आएंगी कि हमारा पैसा हमें इतना चाहिए, आप जो रोज़ चेक्स लगाते हो, आप जो रोज़ पैसा मांगते हो, वो उसकी प्रोविजनिंग होने का प्रबंध होना चाहिए।
लेकिन बैंकों को रखी हुई वो लिक्विडिटी अपने पास नुकसान देती है, क्योंकि बैंक उस पर पैसा कमा नहीं पा रहा है, तो बैंक्स के प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। इसलिए बैंकों की कोशिश रहती है कि लिक्विड रखने की बजाय कोशिश करो निवेश ही हो जाए, आगे इन्वेस्ट ही कर दें, वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए फिर बहुत ज़रूरी है कि देश की जनता का पैसा यहाँ जमा है, अगर वो कहीं ख़त्म हो गया, डूब गया किन्हीं लोगों के पास, बैंक उन्हें सही समय पे नहीं दे पाया, उधर से डिमांड कोलैप्स कर जाएगी लोगों की, उद्योग धंधे कोलैप्स हो जाएंगे, परिवार और समाज कोलैप्स कर जाएंगे, देश में बैंकिंग व्यवस्था कोलैप्स हो सकती है, जिस पर खड़ा है पूरा इकोनॉमिक तंत्र वो कोलैप्स हो सकता है। इससे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ सकती है, ये नहीं होने देना। इसलिए हमेशा एक रेगुलेटर बनाया जाता है जो बैंक को कई मायनों में रेगुलेट करे। तो बैंक कितना लिक्विड मेंटेन करे, लिक्विडिटी रेशो कितनी रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेके वो डिपॉजिट्स ले रहा है, उस पर मिनिमम वो इंटरेस्ट जो ऑफ़र कर रहा है, वो जो लेंडिंग कर रहा है उस पर जो मिनिमम इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहा है, जो मैक्सिमम, उसके बाद जो भी उसके पास मिनिमम पर डे बेसिस पे लिक्विड रहना ही चाहिए, ये सारी चीज़ों को देखते हुए लायबिलिटी और एसेट्स का बैलेंस, हर चीज़ के लिए रेगुलेटर्स होते हैं। तो दुनिया भर में ये काम सेंट्रल बैंक्स करते हैं। जैसे भारत में ये काम रिजर्व बैंक करता है, कई दुनिया के सेंट्रल बैंक होते हैं, अमेरिका में फेडरल बैंक है, दैट्स ऑल। तो वी स्ट्रांगली नीड अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू रन द बैंकिंग सिस्टम एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली एंड इन एन अकाउंटेबल मैनर। हमें अकाउंटेबल मैनर में चलाने के लिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में चलाने के लिए एक अच्छा रेगुलेटरी मैकेनिज्म देश में चाहिए होता है, ताकि बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली कोलैप्स ना करे, वरना पूरी अर्थव्यवस्था को आघात हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, ये मैंने समझाया, इसका कुछ कारण था, अभी समझ में आ जाएगा। अब हम अगली कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। आप कुछ चीज़ों को समझ चुके, अब हम नेक्स्ट कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स होने का कारण ये था कि ये बैंक मेनली एसोसिएटेड था वेंचर कैपिटलिस्ट और स्टार्टअप्स। चलिए, ये दो वर्ड निकल करके आए, वेंचर कैपिटलिस्ट यानी कि वेंचर कैपिटल और स्टार्टअप्स, ये दो वर्ड निकल के आए कि इनसे मेनली एसोसिएटेड था। और पेंडेमिक जब था कोरोना का 2020 से, मैं 2022 ही ले लेता हूँ, चलो 2020 मार्च से 2022 मार्च लीजिए आप, जब पेंडेमिक था तब इन दोनों में वेंचर कैपिटल सेक्टर और स्टार्टअप्स में बूम था। और अब जब 2023 आ गया है, ये स्टार्टअप्स डिक्लाइन दिखा रहे हैं और वेंचर कैपिटल ड्राइड अप हो गया है, सूख गया है। ऐसी वर्ड बार बार यूज़ हो रहे हैं। अब समझाते हैं कि ये वर्ड क्यों यूज़ हो रहे हैं, आ जाओ चीज़ें समझें। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, सपोज़ कीजिए कि आप अक्सर इस बात से परेशान रहते थे, कि आप जब घर से निकलते हैं, आप सही टाइम पर वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ पहुँचना है, तो आपको ट्रैफिक से बहुत परेशानी है। और ट्रैफिक की एक खासियत क्या है, अनसर्टेन है, कभी भी कहीं भी हो जाता है। जाम, मार्कर दूसरा दीजिए। आप अक्सर परेशान रहे इस कारण से, एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाना, कहीं भी नहीं जा पाना। तो आपने इसका सोल्यूशन ये फाइंड आउट किया कि आपने कुछ आइडियाज़ क्रिएट किए। क्या आइडियाज़ क्रिएट किए कि अगर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए कि किस रूट पर कितना जाम है, अगर किसी व्यक्ति को 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पहले पता लग रहा है कि इस रूट पर जाम है, वो घर से निकलने से पहले अपना ट्रिप प्लान कर सकता है। रियल टाइम में अगर पता लग जाए, फिर ये पता लग जाए कि जैम की इंटेंसिटी कितनी है, मॉडरेट जैम है, इंटेंस जैम है, या वेरी वीक जैम है। या फिर उसे डाइवर्जन रूट्स दिखा दिए जाएँ कि इस जाम से बचने के लिए यहाँ से निकलिए, यहाँ से निकलिए, वहाँ से निकलिए। अक्सर आप जीपीएस फॉलो करते तो ऐसा होता, लाल रंग दिखाया गया तो बहुत जाम, ऑरेंज तो उससे थोड़ा कम, और थोड़ा पीला उससे कम, और नीला तो इधर से निकल दो। इससे लोगों का टाइम सेव होगा, ट्रैफिक स्मूथली चलेगा, कार्गोज़ को एफिशिएंट बनाया जा सकता है। ये बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ऐसा माना जाता है। पीक आवर्स में तो ये बहुत अच्छे से मैनेज करता है। यू हैव दिस आइडिया, आपके पास ये आइडिया है, यूर इंडिविजुअल, लेट्स से दिस इंडिविजुअल इज़ वेरी इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, सो दिस इंडिविजुअल इज़ आई, हम इसका नाम रखते हैं आई स्केयर।
ये आई स्क्वायर जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है इस फील्ड में कि मैं आई कैन डू दैट, बट अब अल्टीमेटली इसके लिए चाहिए इसे पैसा। आप पूछेंगे पैसा क्यों, ये अभी इसके दिमाग में है। इसको इसके लिए पूरा का पूरा लेआउट बनाना पड़ेगा, सारे रूट्स डिसाइड करने पड़ेंगे, डाइवर्जेंस मैप करने पड़ेंगे, इसे नक्शे एक्सेस करने हैं, इसे ट्रैफिक अथॉरिटी से मिलना जुलना है, मैपिंग करनी है, इसे इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए, एक पूरी की पूरी टीम चाहिए जो ये सारी चीज़ें कर सके, इसे सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, कोडिंग की नीड होगी, इसे एक दफ्तर चाहिए, सब कुछ, ये तो बहुत कुछ चाहिए। बट आइडिया है इसके पास और ये बंदा नॉलेजफुल भी कर लेगा। आइडिया के साथ आप क्या कर सकते हैं, आपको आइडिया को एग्जीक्यूट करना है ज़मीनी स्तर पर रियल सोल्यूशन की फॉर्म में, तो यू नीड पूंजी, कैपिटल। सीधी बात यहाँ पर लिख दूँ तो मनी चाहिए, पैसा ही बोलता है ना बॉस, तो पैसा चाहिए, बिना पैसे के तो बात नहीं बनेगी। यू नीड कैपिटल। तो आप क्या करेंगे, मनी कैसे, कैपिटल कैसे? तो अब आपके पास ऑप्शन यही बचता है। आपने कहा कि ये चलो कैपिटल लेना है, चलते हैं बैंक, तो आप आ गए बैंक, ये रहे बैंक। अब बैंक के पास गए, बैंक को आपने बताया जी ये मेरा आइडिया है। बैंक ने बोला आइडिया साइड, आइडिया साइड अपन लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, हम लोन देते हैं, बताओ लोन चाहिए ना? कह रहे हैं हाँ लोन चाहिए। कितना चाहिए? बोले यार 20 लाख रुपया लोन चाहिए। ठीक है, गुड, कोई बात नहीं, चलिए मॉर्टगेज लेके आइए। क्या बंधक रखेंगे आप, सिक्योरिटी क्या है आपके पास जिसके बिहाफ पर हम आपको लोन इशू करेंगे? वो आदमी कह रहा आइडिया है मेरे पास, आई एम हैविंग आइडिया, और बंधक रखने को कुछ नहीं है मेरे पास, होता तो बेच बाज करके काम ना कर लेता मैं, अभी कुछ नहीं है। तो कहते अगर आपके पास मॉर्टगेज रखने के लिए कुछ नहीं है, हम आइडिया पे पैसे नहीं देते। आइडिया वाला गेम नहीं है। आइडिया मैं कहाँ रखूँगा, कल को आपका ना चला आइडिया तो मैं किसको दिखाऊंगा? मैं तो यहाँ कर्मचारी हूँ भाई, 20 लाख रुपये तुम्हें आइडिया का दे दूँ, उधर से तुम्हारा आइडिया फेल, मेरा परिवार फेल कर देना मालकों ने, सारी ज़िंदगी फेल हो जानी मेरी। ओके सॉरी, हम इस काम के लिए बने हुए इंस्टीट्यूशन नहीं, आप गलत जगह आ गए। तो उसने बोला यार मैं किधर जाऊँ फिर? कहते हाँ, बैंक मैनेजर ने बताया कि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, वो एक्सपर्ट है इन मामलों में, जैसे मेरी तो कैपेबिलिटी भी नहीं है कि मैं आइडिया आपका सुन के जज कर पाऊँ कि इसमें कितना पोटेंशियल है। दे आर वेरी एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट्स हैं, वो आइडिया सुनते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, पोटेंशियल देखते हैं, स्टडी करते हैं, फिर असेसमेंट कर लेते हैं कि ये कितना का चलना है कितना का नहीं, वो आपकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। कहते हो ठीक है, कहते किधर मिलेंगे? कहते इधर से सीधे जाओ, एक बिल्डिंग राइट, एक बिल्डिंग लेफ्ट। कहते फिर 2 बिल्डिंगों को बताई। कहते एक बिल्डिंग में मिलेंगे एंजल इन्वेस्टर, एक में मिलेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट, दोनों से मिल लेना, जिधर से ज़रूरत पूरी हो गई पूरी कर लेना। उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो ये यहाँ से निकला, ओके, यहाँ से निकल के पहुँच गया 2 लोगों के पास, दैट इज़ VC वेंचर कैपिटलिस्ट, दैट इज़ एंजल इन्वेस्टर AI। पूरा लिख दूँगी, इतना ही बहुत है। VC AI आई स्क्वायर, किसी को ये ना लगे कि कौन चल रहा है, करंट का चैप्टर चल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस। मैं बोलूँगा इतनी बार ये वेंचर कैपिटलिस्ट आर्टिफिशियल मैंने एंजल इन्वेस्टर और ये पर्सन विद आइडिया, ये चला गया इन दोनों के पास। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये दोनों में अंतर बता दो। पहले दोनों का एक बेसिक अंतर हमेशा ज़िंदगी भर याद रखना। ये जो एंजल इन्वेस्टर रहता है, ये इसे काउंट करिए, मोस्टली दे आर इंडिविजुअल्स। मैं आई कैन बी द एंजल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल, ये मोस्टली इंडिविजुअल्स होते हैं। ओके, बट कौन से इंडिविजुअल्स? भाई पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कोई सामने से आए तो नहीं कह सकते आत्मन को जीतो आशीर्वाद है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत जाओ मजे। तो वो कहेगा भाई मन ही तो जीतने आया था आइडिया के साथ, पैसा भी तो दो रोकड़ा। दे आर हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, HNI पीपल, मतलब इनकी जेब में रोकड़ा रहता है, चोखा पैसा होता है इनके पास। अब आप कहेंगे सर मुझे देखने दिखा दो, दिखा देते हैं। आप लोग एक प्रोग्राम देखते होंगे, वैसे मैं उस प्रोग्राम को तो प्रमोट नहीं करना चाहता, बट एग्जांपल्स के लिए तो मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ। आप उस प्रोग्राम को देखते होंगे द शार्क टैंक इंडिया, उसमें वो जो शार्क बैठे रहते हैं, उनके अपने अपने नाम है, वैसे उन्होंने शार्क अपनाया हुआ है नाम। वो जो शार्क बैठे रहते हैं, आप सब उनके सामने जा कर के आइडिया करते हैं पिच, जैसे अपन बॉल पिच करते हैं ना, पिच पे पड़क बॉल ठप्पा मारते हैं, ऐसे ये लोग अपना आइडिया पिच करते हैं। तो ये सारे लोग जो वहाँ स्टेज पर आकर के आइडियाज़ पिच करते हैं, दे आर द पिक्चर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? द पिक्चर्स। आइडियाज़ पिच करते हैं, और जिनको आइडिया पसंद आ जाता है, किसी एक को आ जाए या 2 को आ जाए, दोनों आपस में मिल सकते हैं। शार्क दो शार्क मिल के भी कर सकते हैं, कोई एक शार्क मिल के भी कर सकता है, 5-10 शार्क मिल जाएँ कहीं, मतलब 5-10 एंजल इन्वेस्टर भी मिल जाएँ, इन्हें एंजल इन्वेस्टर ग्रुप कह देते हैं।
द एंजल इन्वेस्टर ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स भी हैं इंडिया में। तो किसी एक शार्क को आपका आइडिया पसंद आ गया, वो आपके ऊपर लाखों से करोड़ों तक लगाने को तैयार होता है, लाखों से करोड़ों तक लगाने को तैयार होता है, लेकिन वो आपसे क्या बोलता है, मेरा पैसा डुबा तो नहीं देगा? तो आप कहते हैं नहीं, मतलब वो उसका पैसा होता है। एंजल इन्वेस्टर जिसके पास इंडिविजुअल के पास खुद का इंडिविजुअल पैसा होता है, मतलब उसके पास पब्लिक का नहीं, अपना पैसा है भाई, उसका खुद का पैसा। ओके, तो ऐसे ही लिख दो, खुद का पैसा, खुद का पैसा, प्राइवेट, ओके, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल फंड होता है उसके पास देने के लिए, ये होता है एंजल इन्वेस्टर। एंजल ही हुआ आपके लिए, किसी फरिश्ते से कम हुआ? आपके आइडिया को इसने भाग लगा दिए, 4 चांद लगा दिए, और किसे कहूँ मैं एंजल इन्वेस्टर? यही है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, अभी आप कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल शुरुआती समय में इसने आप पर पैसा लगाया, ये रिस्क टेकर है बड़ा तगड़ा। एंजल इन्वेस्टर अच्छा रिस्क टेक कर ले लेता है, ये बिल्कुल शुरुआती समय में किसी भी आइडिया के लिए पैसा लगाता है, यानी कि किसी भी कंपनी में बिल्कुल शुरुआती समय में अगर कोई इन्वेस्टर मिल रहा है आपको, तो वो एंजल इन्वेस्टर हो सकता है, ये एंजल इन्वेस्टर होता है। लेकिन ये एक्सपर्ट होता है, ये अपनी फील्ड का मजा हुआ होता है, ये आपके आइडिया को स्टडी करता है, उसके पोटेंशियल को समझता है, मार्केट को एनालाइज करता है। आपने अब तक जो भी वर्कआउट किया है अपने आइडिया से जुड़ा, डाटा कलेक्शन, रिसर्च, आपकी टीम के मेंबर की क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज़, आपके खुद के अब तक के प्रोजेक्ट्स, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी नॉलेज, सबको असेसमेंट करता है, पर खुद करता है ये काम, ये खुद करता है, और फिर आपको पैसा देता है। पैसा भी वैसे एक बार में नहीं मिल जाता, तो लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा मिलता है, पर जैसे जैसे ज़रूरत है वैसे वैसे पैसा मिलता रहता है। बदले में आप इसे क्या दे देते हैं? अपनी कंपनी में हिस्सेदारी। तो इसीलिए वो बोल रहे होते हैं ना, 2 करोड़ डन 20%। शार्क टैंक पे वो कहते 2 करोड़ 20%, वो आगे से क्या कहता है, 3 करोड़ 15%। तीसरी घड़ी हो जाती है 3 करोड़ 10%, 10% पे वो कहता है 10%, 3 करोड़ मेरी तरफ से डन, डील डन। मतलब अपनी कंपनी के 10% स्टेक मुझे दो, मेरे से 3 करोड़ लो। कंपनी तो तुम्हारी है ना भाई, जिसके पास आइडिया है। पैसा नहीं है तो क्या हुआ? आज मेरे पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन मैं 5 लाख का सौदा करने आऊँ। अमिताभ के पास तब आइडिया था, कंपनी उसी की थी, शांति कंस्ट्रक्शन। पैसा मांगने वो संजीव कुमार के पास आया था, द एंजल इन्वेस्टर, डील डूल करने। ओके, तो कंपनी इसकी है। आइस केयर के पास कंपनी है, आइस केयर ने बोला उस एंजल इन्वेस्टर को, ठीक है डन, 10% स्टेक ले लो मेरी कंपनी में, 2 करोड़ मुझे दे दो, डन। ले लिए 2 करोड़, ले लिए, 10% स्टेक दे दिया। अभी सपोज करो कंपनी की वैल्यू, अभी के लिए मान लो कंपनी की वैल्यू कुछ भी नहीं, शुरुआती अभी तो, और 10% हिस्सेदारी उसको दे दी कि, लेकिन आने वाले समय में अगर मान लो कि कंपनी बन गई 100 करोड़ की, तो 10% कितना हो जाता है? कंपनी बन गई 100 करोड़ की, तो 10% वो किसका हुआ? एंजल इन्वेस्टर का। एंजल इन्वेस्टर ने लगाए कितने थे? 2 करोड़। कमाए कितने? 8 करोड़ का मुनाफा। कमा लिया कि नहीं? किसी भी एक समय में जाके एंजल इन्वेस्टर ने उस कंपनी में अपना शेयर बेच ही देना है, भविष्य में कभी तो बेच ही देना है, जब उसने देखना है जिसका इसका जितना इसका पीक टच होना था, पीक लग गया इसका, अब ये गिरेगी, निकल। एंजल इन्वेस्टर को निकलने का ही है। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? बताए, वही उसके मुनाफे हैं, वही उसका पैसे से पैसा बनाने का स्किल है। वो जब बोलता है ना, मैंने अपनी मेहनत से पैसा बनाया, एंजल इन्वेस्टर कैसे बोलता है? वो कहता है मेरे को परख थी कि किस धंधे में 4 चांद लगेंगे, मेरे को पता था कि 3 साल में ये चलेगा, 2 साल में ये बिकेगा, 5 साल में ये अपनी पीक पर होगा। मैंने उस समय इसमें पैसा लगाया जब कोई बिलीव नहीं करता था। क्यों? मेरे में विजन था, मेरे को धंधे की समझ थी, दैट्स ऑल। मैंने लगाया और अब मैंने निकाला। ये देखो मेरे पास 10 करोड़, 2 लगाया, 8 निकाला, 8 करोड़ मैंने मुनाफा कमाया। ये एंजल इन्वेस्टर हैं भाई, अपना लगाया, अपना कमाया, ये पूरा का पूरा 8 करोड़ मुनाफा इसकी जेब में जाएगा, इससे कोई मांगने नहीं आएगा। ये इसी समय में कई औरों के लिए भी एंजल इन्वेस्टर बना होगा, दैट्स ऑल। लेकिन एंजल इन्वेस्टर जब पैसा देता है, थोड़ा मोटा शेयर ले लेता है, थोड़ा मोटा स्टेक ले लेता है, ठीक है। हर बारी स्टेक ही लें ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर बारी आप स्टेक ही लें ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप फिक्स्ड रिटर्न भी मांग लेते हैं कई बारी कि मेरे को इतनी फिक्स्ड रिटर्न चाहिए। कई तरह के करार हो जाते हैं, पर मेजॉरली स्टेक्स लिए जाते हैं। ओके, हर बारी स्टेक ही हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूँ। उसके लिए मैंने बताया ही पहले इकोनॉमी के लेक्चर्स, आज तो मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ, उसके लिए समझा रहा हूँ। अब आप गए, इस बिल्डिंग से निकल गए,
आपने कहा दोपहर हो गई, थक गए, लंच करते हैं और फिर चलते हैं दूसरी बिल्डिंग, दैट वेंचर कैपिटलिस्ट बिल्डिंग, उसको भी ट्राई कर लेते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट, अब ये पूरा का पूरा एक सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है, ये इंस्टीट्यूशन की तरह होता है। ओके, इसमें बैठे हुए हैं द वेंचर कैपिटलिस्ट, जो नए नए वेंचर्स को शुरू होने के लिए पैसा देते हैं। आप पूरा करना क्या चाहते हैं, ये आइडिया के साथ ये बंदा आइस केयर यानी कि इंटेलिजेंट इंडिविजुअल ये करना क्या चाहता है, कोई उपक्रम ही शुरू करना चाहता है, कोई उद्योग धंधा शुरू करना चाहता है, द वेंचर, ये किसी ना किसी वेंचर में जाना चाहता है ना, तो दैट्स वाई उसको करने की हिम्मत देते हैं ये वेंचर कैपिटलिस्ट। एंजल इन्वेस्टर भी वही करवा रहा था, वेंचर कैपिटलिस्ट भी वही कराते हैं, लेकिन ये एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे काम करते हैं, देखो एक चीज़ को समझना है कि इसमें कई लोग होंगे, इनका अपना पूरा का पूरा स्टाफ होता है, वर्क करता है, स्टाफ पूरा का पूरा वर्किंग स्टेट में होता है। जैसे कि इनके फंड मैनेजर्स होते हैं, इनके फंड मैनेजर्स होते हैं जो किसी भी आइडिया की रेलेवेंस को देखते हैं, स्टडी करते हैं, मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्रोथ कितनी रह सकती है, उस प्रोडक्ट में ऑलरेडी कितने कॉम्पिटिटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या वो आइडिया रियली न्यू और इनोवेटिव है, क्या उसका कोई पोटेंशियल है, क्या वो सही मार्केट को टारगेट कर रहा है, सही बायर को टारगेट, बहुत सारी चीज़ों पर ये पूरी स्टडी करते हैं। ओके, तो मोस्टली ये भी रिस्क लेते हैं, बट एंजल इन्वेस्टर का रिस्क इनसे ज़्यादा होता है। एंजल इन्वेस्टर दोनों में से आप पूछे कि बिल्कुल शुरुआत में कौन लगाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एंजल इन्वेस्टर ही बिल्कुल शुरुआत में लगाता है। जब थोड़ा सा काम धंधा चल पड़ता है तो एंजल इन्वेस्टर की लिमिट के बाहर है अब और पैसों की ज़रूरत पूरी करना। तो क्योंकि मैंने बताया कि कुछ लाखों से कुछ करोड़ तक ही एंजल इन्वेस्टर दे सकता है, क्योंकि उसकी खुद की निजी पैसे हैं ना, खुद के निजी पैसे हैं ना। पर अब आपको बड़ा बनना है, अभी भी कंपनी को और बड़ा बनना है, तो अब क्या करें, पैसों की ज़रूरत बहुत है। अब कुछ करोड़ से कैसे कैसे पीछे लॉकडाउन में सुन रहे थे, बायजूस ने इतने $1 मिलियन रेज कर लिए, 1 बिलियन में आकाश ले लिया। $1 बिलियन, 1 बिलियन रुपये ना समझ लेना, $1 बिलियन में आकाश ले लिया। उधर अनअकैडमी ने एक से एक टेक ओवर, अब ये बिलियनों में चल रहे हैं, डॉलरों में। भाई एंजल इन्वेस्टर तो खुद सूख जाएगा। फिर एक एंजल इन्वेस्टर की हिम्मत नहीं पड़ी तो 10 जुड़ गए, कहते वी आर द एंजल ग्रुप, उनकी भी नहीं बन रही कैपेबिलिटी, अब आएंगे द वेंचर कैपिटलिस्ट। मैंने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है शुरुआत में भी आ जाए, कोई आइडिया ही आदमी इतना धांसू लेके आ गया है, इतना ज़बरदस्त कि इन्हें दिखता है कि ये तो स्काई रॉकेटिंग रफ्तार पकड़ेगा, बस पैसा मिल जाए, इसको पैसा मिले ये तो बूम मारेगा। उसमें शुरुआत में भी आ जाए तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेजॉरली जब थोड़ा सा कंपनी नर्चर हो जाती है, जब वो और एक्सपेंशन करना चाहती है, स्टाफ रखना चाहती है, नए एरियाज टारगेट करना चाहती है। जैसे थोड़े समय की बात बताऊं, थोड़े समय पहले अभी आप अक्सर इंटरनेट पर जाते होंगे तो आप एक वेबसाइट देखते होंगे, जब भी आप फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, पेपर फ्राई, इट इज़ वेरी कॉमन वेबसाइट। पेपर फ्राई ने अभी फंड रेजिंग की पीछे वेंचर कैपिटलिस्टों से, वो कौन थे, द गोल्डमैन सैक्स, ये इसका भी नाम बहुत सुना होगा, द गोल्डमैन सैक्स। तो गोल्डमैन सैक्स वेंचर कैपिटल फर्म है। पैसा किसने रेज किया, एक कंपनी, दैट इज द पेपर फ्राई। पेपर फ्राई के पास आइडिया है, गोल्डमैन सैक्स के पास पैसा है। क्यों रेज किया, पेपर फ्राई इंडिया की टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में भी फैलना चाहती है, वो नए कारपेंटरों को ऑन बोर्ड लेना चाहती है, उसे नए लॉजिस्टिक्स फ्लीट, नए ट्रक, नए टेम्पो चाहिए लोगों के घरों तक सामान पहुंचाने के लिए, उसे नए ऑफिसेस खोलने, संगठन बनाना है, एकदम ऐसे आना चाहती है पूरा नीचे तक, जलंधर, हर शहर में, कपूरथला, सब जगह जाना चाहती है कि ये मार्केट भी ना छूट जाए। इसके लिए नई ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट लेना, नए एस्टेब्लिशमेंट्स, ऑफिसेस खोलना, नई जगह पर रेंट पे लैंड एक्वायर करना या अपना खरीदना, कितना नए तरखान, नए कारपेंटरों को ऑन बोर्ड लेना, कॉन्ट्रैक्ट करने, कितना पैसे की ज़रूरत है। तो पेपर फ्राई ने अपना अब तक की बैलेंस शीटें रखी, अपने रिकॉर्ड रखे, अपने परफॉर्मेंस रखी, बताया कि अब तक के इन्वेस्टरों को कितना रिटर्न दे चुकी है, सब कुछ। गोल्डमैन सैक्स ने सारा स्टडी किया और गोल्डमैन सैक्स ने देखा कि दम तो है बॉस, ग्रो करेगा ये, कितना फंड मांगते हैं, तो बोलो 2, इसे कहते हैं फंड रेजिंग एक्टिविटी। उसने फंड रेज कर लिया, पेपर फ्राई ने इतना फंड रेज कर लिया, किससे, गोल्डमैन सैक्स से। गोल्डमैन सैक्स एक वेंचर कैपिटल फर्म, तो वेंचर कैपिटल फर्म थोड़े एंजल इन्वेस्टर से बड़े लेवल पर पैसा दे सकती हैं, उसकी रेंज बड़ी रहती है। ये पूरा का पूरा एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप पर काम करता है। इनकी एक्सपर्ट टीम ऑफ फंड मैनेजर्स होती है जो स्टडी करती है हर चीज़ को, आइडिया से एसोसिएटेड, सब कुछ इनका प्रॉपर इस तरह से काम करता है। लेकिन वहाँ पर इंडिविजुअल का अपना पैसा लगता था एंजल इन्वेस्टर में। ये लोग वेंचर कैपिटल फर्म फर्दर पैसा रेज करते हैं,
ये लोग खुद पैसा रेज करते हैं भाई। कई वेंचर कैपिटल फर्म इक्विटी मार्केट में लिस्टेड होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर बाजार में, शेयर बाजार से पैसा लेते हैं। ओके, बैंकों से लोन लेते हैं, बैंक इनमें इन्वेस्ट भी करते हैं। लोन ही नहीं, सिर्फ बैंक इनमें इन्वेस्ट भी करते हैं। ये लोन भी ले सकते हैं, बैंकों से अपने अंदर इन्वेस्टमेंट भी करा सकते हैं। ओके, तो ये मेन समझिए। और पब्लिक जनता, पब्लिक जनता सीधा मतलब इक्विटी के वाया जनता का ही जाएगा इसमें पैसा। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं शेयर बाजार से पैसा उठाते हैं, जनता से पैसा उठाते हैं, बैंकों से इन्वेस्टमेंट आता है, बैंकों से लोन भी लेते हैं, सब कुछ। ओवरऑल आप इतना मान लीजिए कि इनके बैक में कहीं ना कहीं जनता से पैसा लिया जाता है। इतनी बात समझ में आई? ये पीछे से कहीं ना कहीं जनता से पैसा लेते हैं, पर एंजल इन्वेस्टर का तो अपना पैसा होता था, लेकिन ये पीछे से पैसा भर लेते हैं पूरा। वेंचर कैपिटलिस्ट पूरे भरम भर पैसे के साथ तर, कितने मघोने भरने कहते हैं पानी के, भर लो पैसे के ले जाओ, तो पीछे से आता है। फिर ऐसे में ही आगे जब पैसा लगाते हैं, वो पैसे से जो भी इनके शेयर्स, जो भी ये स्टॉक्स लेते हैं, जो भी फिक्स रिटर्न मांगते हैं, उसमें अपना मुनाफा निकाल के, जब भी वो बढ़ जाते हैं शेयर स्टॉक की वैल्यू सब कुछ निकाल के, जो भी रिटर्न इनको देनी होती है, जिनसे इन्होंने पैसा लिया होता है, उनको देते रहते हैं। तो एक तरह से ये मझौले हो गए ना, मिडिल मैन हो गए ना ज़रा, किन के बीच में? कंपनी जिसको आइडिया आया, ये संस्थाएं जिनको पैसा बाजार में खपाने का बीच, लेकिन जनता रिस्क नहीं लेने, जनता गई सीधा। ये आदमी आइडिया लेके सीधा सुभाष के पास, सुभाष बोला समझ में नहीं आ रहा, जीपीएस का फुल फॉर्म तक नहीं पता भाई, और मैं तो घर से निकलता ही नहीं, ट्रैफिक का क्या लेना देना। सॉरी, जनता को समझ नहीं आया। आइसकेयर ने बोला दिमाग खराब, इक्विटी बाजार में आइसकेयर जा नहीं सकता, अभी तो कंपनी शुरू नहीं हुई, लिस्ट कहाँ से कराएगा, हिम्मत ही नहीं है। बैंक के पास आइसकेयर जा नहीं सकता, क्योंकि बैंक बोल रहा है मॉर्गेज ला। अब आइसकेयर जाए तो जाए किधर? आइसकेयर के पास बचा था एंजल इन्वेस्टर, तो उधर से तो वो बिल्डिंग से निकल के आ गया। तो आप देखो ना, उसके पास रास्ता ही कोई नहीं बचता है। जनता उस पर, जनता को समझ कुछ आनी, जनता मानेगी नहीं। इक्विटी मार्केट में वो खुद जाके लिस्ट हो नहीं सकता, उसका अभी तो कोई लेवल ही नहीं, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। मैं आ जाऊँ अपने शेयर निकाल दूँ, आओ जनता शेयर ले लो, कहीं कौन है भाई तुमसे खुद के शेयर नहीं पूरे पड़ रहे, तुम हमें के शेयर बांट रहे हो, है कि नहीं? फिर बैंक तो पहले ही नहीं ट्रस्ट कर रहे थे, आप देख रहे थे बैंक मॉर्गेज। तो बीच में वेंचर कैपिटलिस्ट चने खा रहा था और उसने बोला इस आदमी को, कहता क्या हुआ तेरे को? कहता आइडिया है, सब कुछ है, कोई सुन नहीं रहा मेरी। कहते कहाँ कहाँ गया? कहते जनता के पास गया, बैंक के पास गया, इक्विटी मार्केट में गया, कुछ नहीं हो रहा मेरा। आइडिया बता, कहते आइडिया बताया। कहते ओके, तेरे पे कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन किसी ज़माने में हमने किसी भी यकीन किया था, उसने हमें अच्छा रिटर्न दे दिया, हमारी कमाइयाँ अच्छी, हमारी बैलेंस शीटें तगड़ी हैं, और सही मायने में तू जितना पैसा लेने के लिए उतावला है, ये लोग देने के लिए भी उतने उतावले हैं। बात यह है कि तुम्हारे बीच भरोसा नहीं बन रहा, ठीक है? और हम लोग पहले समय से ही ये सब खेल खेल रहे हैं, हमारी कमाइयाँ तगड़ी हैं, हम पे भरोसा इन तीनों को ही है, बैंक को भी, पब्लिक को भी और इक्विटी मार्केट को भी। हम बैंक में भी हैं, इक्विटी मार्केट में भी, हम पब्लिक से भी पैसा उठाते हैं। चल तेरा आइडिया हमें जचा, पैसा बोल कितना चाहिए? इतना चाहिए, ले। आइसकेयर ने पूछा आपके पास कहाँ से आया? कहता जिनसे तू लेने गया था हमने वहीं से लिया है, बस बात इतनी है, वो तेरे को नहीं देंगे, हमें देते हैं, हम प्रूवन हैं और हम तुझे देते हैं, दैट्स ऑल। इतनी सी कहानी। तो देखिए कैसे वेंचर कैपिटलिस्ट बीच में आ जाते हैं। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल को काम काज करने के लिए चाहिए पूंजी, तो कैपिटल। कैपिटल लेने के सोर्स कितने हैं, बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। दो सोर्स रहते हैं, एक इक्विटी से ले आइए, एक डेट से ले आइए, इन जगहों से ले आइए। इक्विटी, पहले डेट से आ जाते हैं। डेट सीधा सीधा होता है कि आप बैंकों से ले लीजिए, बैंक नहीं दे रहा तो इक्विटी से ले आइए। इक्विटी में पहला ऑप्शन आपके पास रहता है द पब्लिक इक्विटी। पब्लिक इक्विटी मतलब शेयर बाजार से पैसा लाना, वो तो आप लिस्ट ही नहीं हो पा रहे अभी। दूसरा तरीका है द प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी मतलब चुप करके या तो एंजल इन्वेस्टर से ले लीजिए या वेंचर कैपिटलिस्ट से, दैट इज द प्राइवेट इक्विटी। ओके, तो कई बार एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है, ये प्राइवेट इक्विटी होती है। ओके, पब्लिक इक्विटी जब अपन शेयर बाजार के बाद वाया पैसा उठाएंगे, पर एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिज्म ये प्राइवेट इक्विटी हो गया। यही दो तरीके होते हैं। आप भी देख लो कहाँ से लोगे भाई।
आप क्या मांगोगे घर वालों से पैसा? तो पापा मम्मी डैडी चाचा ताया भाई बहन कोई दे देगा, आपका एंजल इन्वेस्टर हुआ, वो दे दिया ना आपको उसने, दैट्स ऑल। ठीक है, इनके लिए और भी आगे टर्म्स यूज हो सकती हैं, अभी के लिए आप इतना ही समझो। दो ही चीजें बचती हैं आपके पास, या तो कर्जा उठा लो या किसी को हिस्सेदारी दे दो, इधर डेट और द इक्विटी। इक्विटी में यह है कि हिस्सेदारी देनी पड़ती है, ओके, वहां पर पब्लिक के वाया दे दो या फिर प्राइवेट के वाया दे दो, आपने अपनी हिस्सेदारी दे दी, इतनी सी कहानी है। ओके, अब हम आगे बढ़ें तो आप इतनी कहानी समझ गए कि वेंचर कैपिटलिज्म और ये एंजल इन्वेस्टर, आर्टिफिशियली निकलता है मुंह से एंजल इन्वेस्टर। अब मैं इसे डिलीट करूं, अब आपको ये कहानी समझ में आएगी दूसरी जो मैं समझाने जा रहा हूं। सिलिकॉन वैली बैंक को आप अपन सेंटर में रखते हैं, SVB। क्या हुआ अचानक से, समझिए। देखिए, वैसे मैं बता दूं कि 2018 से ही मैं लेक्चर्स कवर कर रहा था और उस समय में ही भारत भर में और विश्व भर में आर्थिक मंदी के दौर शुरू हो चुके थे। सबसे पहली गिरावट ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखी जा रही थी और बड़े लेऑफ्स हो रहे थे। तब भारत में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, धरने प्रदर्शन हुए थे। लेकिन अचानक से चीज़ें 2019 के अंत तक आते आते एक कोविड-19 जिसे हम कहते हैं, दैट कोरोना ब्रेकआउट हो गया। कहाँ पर? चलो इतने डिटेल में नहीं जाना हमने, वुहान वगैरह, सीधे चीन। वैसे तो अब आप ये भी जानते हो कि वुहान किस नदी पर है, अब तो आप ये भी जानते हो कि वो चाइना प्रॉपर का हिस्सा है, अब तो आप ये भी जानते हो कि 3 गॉर्जेस डैम उसी नदी पर है, अब तो आप ये भी जानते हो कि वहाँ तक समुद्री जहाज जाते हैं। यहाँ तक तो मैं आपको ले आया, पहले तो सिर्फ आप इतना जानते थे कि वुहान नाम की कोई जगह है जहाँ पर कोविड हुआ, पर आज के लेक्चर में हमने इतना डिटेल में नहीं जाना, जबकि मैं अभी जा भी चुका यही तो कलाकारी है। चलो, तो मतलब चीन में एक कोरोना ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन कह लीजिए, सॉरी, ब्रेकआउट क्या होता है यार, ब्रेकडाउन पूरी विश्व में फैल गया, भारत भर में और तमाम जगत में। मार्च 2020 में इसके असर मिलने लगे। भारत में शुरू में हम सबको एक छोटा झुंझुना दिया गया, दैट इज कौन सा था वो, जनता कर्फ्यू। क्या गजब नाम दिया गया। पहले ट्रायल लिया कि जनता कर्फ्यू में, पंजाबी में कहते हैं आंखें लग दे कि नहीं, बात मानते हैं कि नहीं। अगले दिन से फिर कह दिया कि 7 दिन टिके रहो घर में। आज जनता कर्फ्यू था, कल से लीगल वाला, घर पे रहना, ओके। तो सब लोग कहते ठीक है, रह लेंगे। मार्च 2020 से ये चला, इंटरमिटेंटली चलता रहा, 2022 तक भी चला। इस दौरान जबरदस्त बूम आया कुछ सेक्टर्स में। कुछ लोगों ने देखा सब्जी भाजी सामान आना जाना, पढ़ाई शिक्षा काम काज, सब चीज़ों के लिए अब डिजिटलाइजेशन ही यूटिलिटी में आएगा। डिजिटल मोड बेस्ड सर्विसेज, खास तौर पर मैं आपको एक बात बताऊं, ये वाली सर्विसेज जिन्हें हम कहते हैं सास, द सास सेक्टर, दैट इज कौन सा सेक्टर? सॉफ्टवेयर पर बेस्ड सर्विसेज, ओके, सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज। तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज जब आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, दैट इज द सास सेक्टर, ओके, सास सेक्टर, SAAS। आपकी जो सर्विसेज हैं वो कौन सी हैं? यू आर ऑफरिंग द सॉफ्टवेयर सर्विसेज। जैसे पेटीएम काम कर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई कंपनी होगी जो उसे पेटीएम की वर्किंग के लिए सॉफ्टवेयर ऑफर कर रहा है। बायजूस, अनअकैडमी, ये प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, कैसे? सॉफ्टवेयर। आप सब चीज़ों को घर पर ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे ब्लिंकिट से राशन मंगा रहे हैं या फिर जोमेटो से भोजन, कैसे? सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये जो सॉफ्टवेयर ऑफर करती हैं इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट एज अ सर्विस, ये सेक्टर बहुत बूम हुआ, ये सेक्टर बहुत बूम हुआ। इन्हें कई प्लेटफॉर्म्स को अपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज देनी थी, तो इन्हें पैसे की ज़रूरत थी एक्सपेंशन के लिए, स्टाफ, कोडिंग। तो कितनी लोगों ने कोडिंग सीखी इस समय, कितने लोगों को जॉब्स भी मिली। आईटी सेक्टर बूम हुआ था ना। फिर उसके बाद कितने मोटरसाइकिलों की, कितनी गाड़ियों की ज़रूरत पड़ी होगी, कितना जोमेटो आगे बढ़ा। जोमेटो ने खुद के मोटरसाइकिल नहीं लेके लिए, लोगों को तो ऑनबोर्ड किया। पहली शर्त क्या थी? बाइक है, लोग कहते थे हाँ, कहते आ जाओ, तनख्वाहें तो देते थे। तो इतना सारा नया स्टाफ, इतना सारा नया लॉजिस्टिक सिस्टम, कितने बड़े पैमाने पर ई-कॉमर्स के वाया चीज़ें आई। उन्होंने गोदाम हायर किए, गोदाम में माल रखा, सामान का आवागमन। एजुकेशन पूरा का पूरा ही चेंज हुआ इस समय में। कनाडा से लेकर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सब जगह वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस। उसके लिए कितना मोबाइल, कितना टैब, कितनी मेमोरी बिकी, कितने आपने गैजेट अपग्रेड कराए, कितने जीबी, कितने ये, कितने वो, आपके कम पड़ने लगे थे क्योंकि लेक्चर बड़े हो गए थे। लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चल पा रही थी, द जूम ऐप। ये सब हो क्या रहा था? सबके केंद्र में डिजिटल।
सबके केंद्र में टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिस्टम बेस्ड एक्सपेंशन सबको दिखा। तो जो भी स्टार्टअप्स इनसे जुड़ी किसी भी सर्विसेज में आना चाहते थे, उन्होंने देखा दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, हमें आ जाना चाहिए, हमें इस उद्योग धंधे में घुसना चाहिए। लेकिन घुसने के लिए चाहिए बेअंत पैसा, एक रिक्वायरमेंट ये है। तो पहले तो आपको समझना है कि पेंडेमिक ने, खासतौर कोरोना ने, नए तरह के उद्योग जगत को बूम देने का काम किया। जहां बहुत सारे उद्योग जगत ध्वस्त हो रहे थे, वहीं नए तरह के उद्योग जगत, हेल्थ केयर सर्विसेज, एवरीथिंग, ऑनलाइन डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, सब कुछ आप ले लीजिए, सब तो ऑनलाइन ही चल रहा था उस समय में। ओके, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, लॉजिस्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्थ केयर सर्विसेज, एवरीथिंग, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एवरीथिंग वर्किंग ऑन ऑनलाइन फॉर्मेट, ये सब चल रहा था। उसे अवेलेबल कराने के लिए कितने सारे हिडन लोग उसमें काम करते हैं, कितने सारे हिडन कंपनीज लगी होती हैं उन चीज़ों के पीछे, पेमेंट गेटवेज कितने लगे होंगे उनमें। वो पेमेंट गेटवेज आप उनके वाया पेमेंट कर रहे हैं। कोई आपको, आप देखते हैं ना, जब भी आप पेमेंट देने जाते हैं तो जब सारा स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट में द रेजर पे और कोई ना कोई और आ जाता है, तो उसके वाया आपकी पेमेंट हो पाती है, या बिल डेस्क के वाया हो पाती है। 3 ऑप्शन आते हैं आपको किसके वाया करनी है, यूपीआई के वाया, बिल डेस्क के वाया, या रेजर पे, आप वैसे कर देते हैं। ये सब कौन लोग हैं? ये इसी टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर से बिलोंग करने वाले लोग हैं। तो बहुत सारे नए स्टार्टअप्स इस समय में आएंगे। जो स्टार्टअप्स ऑलरेडी हैं वो खुद को तगड़े लेवल पर एक्सपेंड, या मैं सीधे लिखूं अपग्रेड करेंगे। जानते हो कैसे, क्या मतलब है? सीधा मतलब इसका है द एक्सपेंशन ऑफ दिस सेक्टर। ये एक्सपेंशन मांगता है रोकड़ा, पूंजी, कैपिटल, यानी कि मनी। और इस समय में जो थी अवेलेबल धरती पे वो बेअंत मनी। कारण, चारों तरफ कोरोना की वजह से कामकाज ठप हो रहे थे, उद्योग धंधों को नुकसान पहुंच रहा था और लोगों की आमदनियां कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। तो हर जगह पर सेंट्रल बैंकों और फेडरल बैंकों ने एक अप्रोच अपनाई कि लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, फाइनेंस, हमारा इकोनॉमिक सेक्टर, हमारी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स ना कर पाए, इसलिए डिमांड बनाए रखना है। तो डिमांड को बनाए रखना प्रायोरिटी रहा सारे दिन मुल्कों की सरकारों की। इसकी वजह से भयंकर रिड्यूस किए इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को गिराए रखा, इंटरेस्ट रेट को गिराए रखा। इंटरेस्ट रेट को गिराए रखने के कारण लोन हो जाएगा बेअंत सस्ता। जितना सस्ता रोकड़ा, जितना सस्ता लोन, अर्थ जगत चलता रहेगा, क्योंकि उसके पास पूंजी अवेलेबल रहेगी। इससे लोगों के रोज़गार बचे रहेंगे, काम धंधे बचे रहेंगे, नुकसान नहीं होगा। तो डिमांड बनी रहेगी, डिमांड के कारण देश में सप्लाई भी बनी रहेगी, सप्लाई पूरी करने के लिए प्रोडक्शन बनी रहेगी, इसके कारण अर्थ जगत चलता रहेगा। तो इस समय में मार्केट में भरमार थी सस्ते ऋण की, सस्ते लोन की भरमार। लेकिन बैंक कंफ्यूज्ड, बैंक डरे हुए, कहते इतने बड़े पेंडेमिक में पैसा दे तो किसे दे, डर लग रहा है कहीं मर ना जाए, कहीं डूब ना जाए, कहीं तबाह ना हो जाए। तो ऐसे में बैंकों के पास लोगों के पड़े हैं डिपॉजिट, लोग कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रहे हैं, अपने डिपॉजिट पर मांग रहे हैं इंटरेस्ट, कह रहे हैं इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट दो। बैंक कह रहे हैं देंगे देंगे देंगे, रुको किसी को आगे पैसा तो लेंड कर दें। लेकिन लेंड करने जाते तो डर लगता है, कहते हैं ये क्या भौकाल मचाया पूरे बाजार में, सब जगह कोरोना, धंधे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, लेंड कैसे करें। तो बैंकों के डर को दूर करने के लिए एंटर हुआ द वेंचर कैपिटलिस्ट, अपना डॉन। कहता टेंशन नहीं लेने का मैं हूँ, मैंने वो नया इलाका ढूंढ लिया जहाँ पर पैसा खप सकता है, मैंने वो लोग ढूंढ लिए जो आज की नब्ज़ पकड़ रहे हैं, जो आज के समय में पैसा निकाल लेंगे लोगों की जेब से। कैसे, कौन? कहते हैं मैंने ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ढूंढ लिए हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन चलाने का दम रखते हैं, और वो लोगों से इस समय मोटी फीस खींचने का दम भी रखते हैं, घर बैठे बैठे ही। कहते हैं ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हैं तुम्हारे पास? कहते हैं। कहते फिर टेंशन क्या? कहते हैं लोगों के घर तक पहुँचाना उनको टैब, वो उनसे चार्ज करेंगे 50,000 रुपया कोर्स का यूपीएससी के नाम पर, बदले में देंगे एक टैब। टैब देने के लिए तो उनको पहले पैसा चाहिए, सेटअप चाहिए, नए टीचर भर्ती करने, घर घर से लड़के लड़कियां उनको रिक्रूट करना है, पूरा सेटअप, बड़े तगड़े सॉफ्टवेयर, कहीं भी कुछ ग्लिच नहीं आना चाहिए, ये सारा तंत्र उनको चाहिए पैसा। लेकिन तुम तो ऐसे सेक्टरों को जानते ही नहीं। बैंक को वीसी ने बोला तुम तो जानते ही नहीं, तुम्हारा तो रेगुलर स्टाफ है, रेगुलर मैनेजर, तुम तो रेगुलर काम करते हो, लाल पेन नीला पेन, आधा आधा, उधर से चला दिया इधर से चला दिया, जो करेंगे हम करेंगे, चुप करके हमको पैसा दो। बैंकों ने देखा दिस इज़ द मोस्ट सेफ एरिया यार, दे आर द एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस, वेंचर कैपिटलिस्ट। इंडिविजुअल्स के पास जाने का नहीं, सीधा इधर ही घुसने का, भर दो इनको पैसे से। बैंकों ने वेंचर कैपिटल फर्मों को पैसों से भर दिया।
वेंचर कैपिटल फर्मों के पास जबरदस्त पैसा पूल इन, अद्दू पैसा आ गया। बैंकों को सांस आई, कहते शुक्र है, शुक्र है। अनसर्टेन मार्केट में, अनसर्टेन लोगों में जाने से अच्छा अच्छी खासी बैलेंस शीटों वाले, प्रूवन रिकॉर्ड्स वाले, अच्छी रिटर्न्स देने वाले सही वेंचर कैपिटलिस्टों के पास पैसा लग रहा है। इसके बाद हम अपने लोगों को ब्याज भी देते रहेंगे, उधर से थोड़ी कमाई भी कमा लेंगे। वो बात अलग है, उधर से इंटरेस्ट कम आ रहा है, इधर भी कम इंटरेस्ट करेंगे तो आप लोगों की ब्याज दरें भी घटी थी। एफडी के रेट, सेविंग बैंक रेट सब घटा था उधर से, नोटिस करिए उन महीने। इवन 5% पे आ गए थे एफडी रेट, 5.5 सवा 5 पे आ गए थे। कैसे हम लोग रो रो के घर के सीनियर सिटीजन ढूंढ ढूंढ के 70 पैसा एक्स्ट्रा नोच रहे ऐसे बैंकों से, है ना। 5% अपने नाम पे, लेकिन दादाजी के नाम पे 5.75 दादाजी को लेके जाते, कहते चलो आज नहाओ धो लेके चलते हैं, आपके नाम पे एफडी करानी है। लेकिन डर फिर भी बना था, तो जॉइंट कराते हैं, जॉइंट कहते कहीं दादाजी को लगू गए कि मतलब बहुत अत्याचार किया है तुमने बेटा जो 0.75 के लिए तुमने मेरे नाम पे किया है उसके लिए पूरा डुबाओगे मैं अब तुम्हें धर्म सिखाऊंगा। चलो वो छोड़ो बातें, तो मुद्दे की कहानी ये है कि आप भी तो रो ही रहे थे, आपको कम ब्याज मिल रहा था, पर आप कह रहे थे जो मिले सो अच्छा। उधर से वेंचर कैपिटलिज्म को भी, वेंचर कैपिटलिस्टों को भी कम ब्याज पर पैसा मिल रहा था, तो वो भी बड़े खुश। और उनके सामने खड़े थे ये जाकर के आइस केयर, मैंने डिलीट कर दिया आइस केयर अपना, ये आइस केयर इसके सामने खड़ा था, कहता मुझे इतना पैसा दो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूँ। और इस समय तो काम ही काम है भाई, हम ऐड ऐसी चलाएंगे, हम माहौल ऐसा बनाएंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सबको ऑन बोर्ड ले लेंगे कि सब ऑनलाइन चलाना है, और आगे कोरोना ख़त्म होने वाला नहीं, बस यही चाहिए। मास्क ले लो, सैनिटाइज़र ले लो, सब ले लो, धरती कुछ हो जाएगी, जलजले आ जाएंगे, धरती फटने वाली है। सब लोग एकदम घबराए हुए कि भाई कर लो कुछ जल्दी से। तो वेंचर कैपिटलिस्टों ने पैसा बैंकों से लिया, तो बैंकों को, वेंचर कैपिटलिस्टों को भी तो ब्याज देना था। वेंचर कैपिटलिस्टों ने एकदम सस्ते ब्याजों पर, एकदम सस्ती कीमत पर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप्स में पैसा भर दिया। स्टार्टअप्स वर फुल ऑफ मनी एट दैट पॉइंट। फंड रेजिंग कितनी हुई थी उन जमानों में, रोज खबरें आ रही थी इंटरनेशनली। अनअकैडमी ने इतना ऐसा लग रहा दोनों में रेस लगी, बाईजूस इतना फंड रेज, अनअकैडमी इतना फंड रेज, मतलब मजाक चल रहा, मिलियन बिलियन चल रहा, चलने दो। बैंकों से वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्टों से स्टार्टअप्स, धूम मची हुई थी, पैसे पे पैसा चलते जा रहा था। वेंचर कैपिटलिस्ट खुद भरे पड़े थे और वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप्स को भरते चले जा रहे थे। इतनी कहानी समझ में आई। यहाँ पर एंट्री होती है अपना प्यारा बैंक SVB, सिलिकॉन वैली बैंक। नाम देखो, सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया। कौन से इलाके हैं वो? ऐसा माना जाता है जन्मभूमि है किन चीज़ों की? द स्टार्टअप्स। किसी ज़माने पे वहीं पर स्टार्टअप्स थे, तो उस ज़माने में वहाँ पर डेवलप हो रहा था सिलिकॉन वैली बैंक। जिसने शुरू किया होगा और जो शुरुआती स्टाफ होगा वेरी फ्रेंडली विद द स्टार्टअप्स, उन्हीं के साथ उठना बैठना, खाना, मौज मस्ती, घूमना। स्टार्टअप्स की बातें इन्हें समझ आती थी, इनकी बातें स्टार्टअप्स को समझ आती थी। दोनों एक दूसरे के हमजोली हो गए, पूरे मिल गए, जिगरी यार। द स्टार्टअप फ्रेंडली बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक। इसका कल्चर, इसके DNA में ही स्टार्टअप्स हैं और स्टार्टअप्स के साथ फ्रेंडली है, तो स्टार्टअप्स और अपने बीच एक चीज़ और रखेगा, द वेंचर कैपिटलिस्ट। तो दो लोगों का आना जाना रहता था इसके पास, स्टार्टअप्स का, वेंचर कैपिटलिस्टों का। अड्डा जमता था तीनों का, द SVB, स्टार्टअप्स एंड द वेंचर कैपिटलिस्ट। चिल में ज़िंदगी बीत रही थी, कहते बहुत बढ़िया नज़ारे। वेंचर कैपिटलिस्टों को ये पैसा देते, वेंचर कैपिटलिस्ट आगे स्टार्टअप्स को देते। स्टार्टअप्स अपना पैसा लेके कहाँ, अब स्टार्टअप्स के पास भी इतना पैसा आ रहा है, कोई बैंक तो चाहिए उन्हें अपना फंड मैनेज करने के लिए, वो इन्हें जमा कराते, वो भी इन्हीं जमा कराते। वेंचर कैपिटलिस्ट जो मुनाफा कमाते वो भी इन्हीं जमा कराते, इन्हीं से लोन। अब जैसे मैं जिस बैंक से लोन लेता हूँ, मैं कल को कमाई करूँगा, मैं अपने उसी बैंक में FDयाँ या सेविंग अकाउंट नहीं खुलाऊंगा। मेरे बैंक वाला मैनेजर नहीं कहेगा यार बड़े आदमी गलत हो यार, हैं लोन हमसे लिया 10 लाख रुपए का और सुना पैसे बड़े कमा रहे हो, सेविंग खाता यहाँ नहीं खुला रहे, FD यहाँ नहीं खुला रहे, तो गलत बात है। तो हम जिनसे लोन लेते हैं, हम बाद में अपनी कमाइयाँ वहाँ जमा भी कराते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। वेंचर कैपिटलिस्ट सिलिकॉन वैली बैंक से पैसा ले भी रहे हैं और अपना कमाइयाँ वहाँ जमा भी करा रहे हैं। ऐसे ही ठीक स्टार्टअप्स, चाहे वो वेंचर कैपिटलिस्टों से पैसा ले रहे हो, चाहे सीधा सिलिकॉन वैली बैंक से, जो पैसा उनके पास वादू है वो जमा भी करा रहे हैं सिलिकॉन वैली बैंक में। तीनों की जिंदगी मस्त चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तब तक 2.5 किलो का हाथ आया ही नहीं था। अब आएगा, ये 2.5 वर्ड बहुत मैटर करता है। वो वेस्टर्न वर्ल्ड जिसने दशकों से, और खासतौर अमेरिका, जिसने दशकों से ऊंची इंटरेस्ट रेट नहीं देखी थी, वहां अब जिंदगी बदलने वाली थी, वहां अब जिंदगी
बदलने वाली थी। वो ज़िंदगी कैसे बदलती है आओ मैं आपको बताऊं। कोरोना के समय में जो बेअंत ब्याज दरें गिराई गई थी, उन ब्याज दरों के गिराने के कारण अचानक बाद में फिर महंगाई भी आई, चीज़ें बदली, इन्फ्लेशन बड़े पैमाने पर आई और उसके तहत कुछ बदलाव किए दुनिया भर के फेडरल बैंकों ने। उन बदलावों से पहले अब एक कॉन्सेप्ट सीखो, ध्यान से समझो। जिस समय में सिलिकॉन वैली बैंक के पास इतना पैसा आ रहा था, उस समय में नो डाउट उसने अपना पैसा वेंचर कैपिटलिस्टों को दिया, वेंचर कैपिटलिस्टों ने आगे स्टार्टअप्स को दिया, उसने अपना पैसा सीधा स्टार्टअप्स को भी दिया। बट जब आप इतने बड़े लेवल पर इनको सैचुरेट कर दे रहे हैं, आपके पास तो डिपॉजिट्स बेअंत आ रहे हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स के पास जो पैसा भर रहा है, स्टार्टअप्स भी तो वो पैसा बाद में आप ही के पास जमा करा रहे हैं। देयर वाज, मतलब आप ऐसा इमेजिन करिए, माहौल ऐसा था, रश ऑफ मनी, वद्दू भरा पड़ा, फ्ला, जैसे कहते हैं ना बाढ़ पैसों की, स्टार्टअप्स के पास बाढ़, तो स्टार्टअप्स भी यही जमा करा रहे हैं। अब एसवीबी वाले बैठे कहते पैसे का करें क्या भाई। मार्केट में इस समय सरकारों के निर्णयों के कारण, पैंडेमिक के कारण ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट चल रहा है, कहीं कोई कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं, तो लेंडिंग किसको कर, मतलब बैंकों के पास ऐसी परिस्थिति है कि पैसा है पर लेंड किसको करें, कोई इंटरेस्ट रेट ही नहीं है। लेकिन ये कुलबुल कर रहे हैं हमारे डिपॉजिटर, हमसे इंटरेस्ट मांग रहे हैं, करें तो करें क्या। तो कहते फिर अब एक ही तरीका है, वो क्या, अब आपको एक चीज़ समझाते हैं, ध्यान से समझो। एक तरीका और होता है पैसा लेने का, और वो है द सिस्टम ऑफ बॉन्ड। द सिस्टम ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड सरकारें भी इशू कर देती हैं, इन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं आप, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ, ट्रेजरी बिल, सॉवरेन बॉन्ड, ऐसे ऐसे नामों से बॉन्ड कंपनियां भी इशू कर देती हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड, बॉन्ड संबंध, बॉन्डिंग, जेम्स बॉन्ड वही वाला बॉन्ड अभी बनाते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड ये बीच में आता है, किन के बीच में आता है, इधर इक्विटी इधर डेट, बीच में देखो बॉन्ड, क्या बात है, ध्यान से समझो। अब आप पैसा लगाने जा रहे हो, इन्वेस्ट करने जा रहे हो, ध्यान से समझो। आपके पास है रुपए 10 लाख निवेश करने के लिए, इधर जाएंगे डेट में, डेट इन द सेंस यानी कि बैंकों के पास अगर जाएंगे आप पैसा जमा कराने के लिए, तो क्या होगा, सिक्योरिटी तो बहुत हाई होगी पर रिटर्न बड़ा कम होगा, क्योंकि एफडी पे इंटरेस्ट रेट तो परमानेंट होता है। तो आप चले गए बैंक के पास जमा कराने, आपने करा दी एफडी, तो आपको क्या मिला, सिक्योरिटी पूरी हाई सिक्योरिटी, पर इंटरेस्ट रहता है कम, इंटरेस्ट कम सिक्योरिटी हाई, सेफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं यार पैसा ज़्यादा कमाना है, इक्विटी मार्केट में गए, इक्विटी मार्केट में रिटर्न्स तो आ जाएंगे ज़्यादा, तो रिटर्न्स तो हाई हो जाएंगे, लेकिन भाई रिस्क बड़ा ज़बरदस्त रहता है, रिस्क मैं कहता हूँ बहुत बम्पर। कैसे शेयर बाजार रोज़ धड़ाम करते हैं, रोज़ चढ़ते हैं, तो आपने कहा यार इतना रिटर्न के लिए इतना हाई रिस्क भी नहीं लेना, मैं इतना लो रिस्क भी नहीं जाना चाहता कि मेरा इंटरेस्ट ही बहुत कम हो, मैं इतना हाई रिस्क भी नहीं जाना चाहता कि जब डूबे तो सब डूब जाए। कहते कुछ बीच का बताओ भाई, बीच का, कहते आ जाओ बॉन्ड मार्केट में आओ, वहाँ के चिलचिला लो। वहाँ पे क्या है, कहते देखो वहाँ पर कहानी ये है कि बैंकों से ज़्यादा रिटर्न ऑफर होगा, ठीक है, और इक्विटी से ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जाएगी। इक्विटी मार्केट से थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी और बैंकों से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट, हो गई विन विन सिचुएशन। तुम्हें थोड़ा हाई रिटर्न, थोड़ा हाई सिक्योरिटी में चाहिए था ना, तो थोड़ी हाई सिक्योरिटी बैंक के मुकाबले इक्विटी मार्केट के मुकाबले दे रहा है द बॉन्ड, और थोड़ा हाई रिटर्न बैंक के मुकाबले में दे रहा है द बॉन्ड, तो बॉन्ड इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर यू। कहते हैं हाँ भाई सही। तो जब बाजारों में इंटरेस्ट रेट बहुत गिरा हो, और बैंकों में इंटरेस्ट रेट बहुत गिरा हो, और बाजार के हाल हो खस्ता, अनसर्टेनिटी कि पता नहीं उद्योग धंधों का क्या बनना, इक्विटी मार्केट उसी पे टिकी, तो सेफ एवेन्यू हो जाता है बॉन्ड, और उसमें से भी बॉन्ड में भी सेफ हो जाता है अगर वो बॉन्ड सॉवरेन हो, सरकारी बॉन्ड हो। तो उस समय की अमेरिकी सरकार ने बॉन्ड इशू किए, और बॉन्ड में जमकर पैसा लगा दिया। पैसा पड़ा हुआ था एसवीबी के पास, जम के आ रहा था पैसा स्टार्टअपों से, तो उठा करके बॉन्ड में पैसा लगा दिया, लगभग $90 बिलियन के अराउंड बॉन्ड में पैसा लगा दिया। और जब आप बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, वो दो तरह से लगा सकते हैं,
वो दो तरह से। बॉन्ड में आपने मान लीजिए कि 1 लाख रुपए लगाया सपोज़, उसमें आप तय कर सकते हैं कि आपको कैसे इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट तो ये रहता है कि आप उसे जब मर्जी यूज़ कर सकते हैं, इनकैश करा सकते हैं, तो वो अवेलेबल होता है आपके पास किसी भी फॉर्म में एज अ फाइनेंस यूज़ करने के लिए, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा होता है वो टर्म कंप्लीट होने पर, टर्नओवर कंप्लीट होने पर ही आपको मिलेगा विद द रिटर्न, उसको नहीं छेड़ सकते। तो मैंने 1 लाख रुपए में से सपोज़ करो कि 20,000 रुपया वो रखा है कि मेरी नीड अनुसार मैं जब चाहूँ उसे मैं अवेलेबल कर लूँ, कैश करा लूँ, और दूसरा वो है 80,000 जो जब टेन्योर पूरा होगा तभी मुझे मिलेगा रिटर्न। तो बॉन्ड किस तरह से आता है, देखो बॉन्ड की एक होती है फेस वैल्यू, बॉन्ड की एक होती है फेस वैल्यू, कि जैसे इस समय में आपने एक बॉन्ड लिया और एक बॉन्ड है ₹1000 का, तो फेस वैल्यू ये है इसकी। और बॉन्ड पूरा होने पर, बॉन्ड का टेन्योर पूरा होने पर, तो बॉन्ड का एक होता है प्रॉपर टेन्योर, 2 साल 5 साल 10 साल जितना भी रख लो, आपकी चॉइस है। और बॉन्ड का टेन्योर पूरा होने पर आपको मिलेगा रिटर्न कितने परसेंट, मान लीजिए कि 10%। ये है उस बॉन्ड का कूपन रेट, ये उस बॉन्ड का कूपन रेट। और 1000 रुपये का 10% कितना हो गया, 100 रुपया, तो आपको मिलेगा 100 रुपया। ओके, ये आपका रिटर्न है। और ये कितना हुआ अल्टीमेटली, 10%। कूपन रेट, बॉन्ड, फेस वैल्यू, टेन्योर, डन हुई कहानी। इतनी कहानी समझ में आई। इस हिसाब से बॉन्ड मार्केट काम करती है। लेकिन फर्ज कर लीजिए कि 2 साल का, 5 साल का या 10 साल का बॉन्ड है, तो जितने समय का बॉन्ड है उतने ही समय में मिलना है, उसी टाइम पर आपको मिलना है। उसके पहले आप इसे चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन ट्रेड दैट बॉन्ड। लेकिन डिपेंड करेगा कि मार्केट में उस समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा चल रहा है। अब हम इसको उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपेयर करके बताते हैं। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक बॉन्ड खरीदा 2000, हम पेंडेमिक से ही लेकर के चलते हैं, आपने एक बॉन्ड खरीदा 2020 में, 2020 में आपने बॉन्ड खरीदा 10,000 फेस वैल्यू, और उस समय में वो बॉन्ड प्रॉमिस करता था 5% इंटरेस्ट आपको, कि बॉन्ड पर जो आपको कूपन रेट ऑफर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5%। और 10,000 का 5% कितना हो गया, 500 रुपया। आई बात समझ में। तो 500 रुपया आपको मिलेगा 10,000 पे, ये आपका कूपन रेट है। फेस वैल्यू हो गई 10,000। खुश हैं आप इस बात से, चलो वेरी गुड। ये थी इंटरेस्ट रेट। तो यील्ड कितनी हो गई बॉन्ड की यहाँ पर, 500। बॉन्ड ने कितना यील्ड करके दिया, 500। सरल भाषा में समझिए, तब डिमांड गिरी हुई थी, इंटरेस्ट रेट घटे हुए थे, सब गिरा गिरा था। 2022 आ गया, ज़िंदगी बदल गई, महंगाइयाँ आ गई, और इस महंगाई में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। क्योंकि महंगाई की परिस्थिति में ये एक तरीका रहता है कि जब इन्फ्लेशन है आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। उसका एक सीधा तरीका है कि लोगों की जेब में कम पैसा बचेगा तो कम डिमांड होगी, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें। आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब आप देखिए, वो उस समय में जो 2020 में बॉन्ड लिया था उस पर 5%, तो वो तो आपने लिया अगले 5 साल के लिए, ये तो अब बदलने से रहा, ये तो फिक्स हो गया। 2022 में बैंक ऑफर कर रहे हैं 10% इंटरेस्ट। 2022 में बैंक क्या ऑफर कर रहे हैं, 10% इंटरेस्ट। इमेजिन दैट। और मेरे पास है 1 लाख रुपया, मैं वो 1 लाख रुपया लेके मार्केट में गया। एक तरफ मेरी आंखों के सामने एक बॉन्ड है, वो बॉन्ड अगर मैं आपसे ले भी लेता हूँ 5% ऑफर कर रहा है, जो 2020 में 5% वाला। दूसरी तरफ बैंक वाला सामने खड़ा है, कहता आओ आओ 10% ले जाओ, तो मैं तो बैंक में ही जाऊंगा अपना पैसा लेके। इंटरेस्ट बढ़ गया, मैं बैंक में ही जाऊंगा। और दूसरी तरफ इस समय में जो नए बॉन्ड इशू होंगे, अक्ल इस्तेमाल करना, वो नए बॉन्ड अब 5% पे तो इशू होने पे रहे। वो कैसे हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में रेट ही इंटरेस्ट का 10% चल रहा है, तो वो नए बॉन्ड भी अगर कुछ नया प्रॉमिस करेंगे तो वो 10% ही नया प्रॉमिस करेंगे। तो नए बॉन्ड 10% पे इशू हो रहे हैं, बैंक 10% पर ब्याज दे रहा है, मैं अपना बॉन्ड लेकर के बैठा हुआ हूँ 5% वाला। यह तो बड़ा धमाल है। तो मैंने उस आदमी को कोने में बुलाया, मैं मेरी बात तो सुन यार, पैसे की बड़ी ज़रूरत है, इधर आ। वो आया, मैं कहा मेरा बॉन्ड ले ले भाई, मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट टू इनकैश इट।
तो उसने कहा यार देख, मैं तेरा बॉन्ड अभी ले लूँ, 10,000 का तेरा बॉन्ड है, 5% उस पर मिलेगा। मैं पैसा लेकर के आया हूँ 1,00,000 रुपया, मैं तेरे 10-10 हज़ार के इस हिसाब से 10 बॉन्ड ले सकता हूँ, 10-10 हज़ार के 10 बॉन्ड ले सकता हूँ ना। 1,00,000 रुपया मेरे पास टोटल है, तो मैं कितने बॉन्ड ले सकता हूँ? 10 बॉन्ड ले सकता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन कहता लेकिन अल्टीमेटली मुझे रिटर्न मिलना है इस पर 5% ही, और वो भी आज से 3 साल बाद। 2 साल तो तेरे पहले ही पूरे हो गए। लेकिन अगर आज मैं बैंक में पैसा जमा कराता हूँ या आज मैं नए वाले बॉन्ड लेता हूँ तो मुझे 10% मिलना है 3 साल बाद, बैंक में भी और नए बॉन्ड में भी। मेरा 5% का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान मैं क्यों बियर करूँ? ये नुकसान तू बियर कर, ये नुकसान तू बियर कर। वो कह रहा है कैसे? वो कह रहा है ऐसे कि अगर मैं इस समय 10% की रिटर्न के हिसाब से 1,00,000 रुपए के 10 बॉन्ड लेता हूँ, 10-10 हज़ार के 10 बॉन्ड, तो अल्टीमेटली 3 साल बाद मुझे कितना, 1 साल का ही एग्जांपल ले लेते हैं, 1 साल बाद मुझे कितना मिलेगा 1,00,000 पे? 1,10,000। 1,00,000 पे मुझे मिलेगा 1,10,000। डन। लेकिन अगर मैं तेरे बॉन्ड लेता हूँ 1,00,000 रुपए के 10-10 हज़ार रुपए के, तो इन्हें मैं इनकैश कराने जाऊंगा तो मुझे 1 साल बाद कितना मिलेगा? 1,05,000। तो कहता 5,000 का नुकसान तो मुझे हो रहा है, 5,000 का वो नुकसान तू बियर कर, तू बियर कर। इसका मतलब तू मुझे बॉन्ड 1,000 पे नहीं दे सकता, तुझे मुझे बॉन्ड 1,000 से इतने का कम कीमत पे देना पड़ेगा कि मेरे पास तेरे ज़्यादा बॉन्ड आ जाएं, जिन्हें मैं अगर 5% पर भी इनकैश कराऊं 1 साल बाद, तो मुझे रिटर्न मिनिमम 1,10,000 पड़े। आई बात समझ में? बहुत लॉजिकल है, कुछ हड़बड़ाने की बात ही नहीं। आपके पास 2 तरीके हैं, एक तरफ आपको 10% ब्याज ऑफर हो रहा है पर फेस वैल्यू 1,000 रुपया, ठीक है, ये मजबूर है कि इसके बॉन्ड पर रिटर्न 5% ही आना है, तो वो घाटे में आपको अपने बॉन्ड दे देगा, वो नुकसान में दे देगा आपको अपने बॉन्ड। पर बॉन्ड की कीमत 1,000 रुपये रखने की बजाय कम करके 900 रुपये कर देगा, 850 रुपये कर देगा। तो आपकी जेब से फिर जो पैसे निकलेंगे उसमें 10 बॉन्ड की बजाय आप ज़्यादा बॉन्ड ले लेंगे ना उनसे, और फिर ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड भी अगर आप 5% पे इनकैश कराते हैं तो भी आप 1,10,000 रुपया बना लेंगे। समझ में आई? तो इसका मतलब इस बंदे ने जब 2020 में बॉन्ड लिए थे तब 5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इसने बॉन्ड लिए थे, और ये मान के बैठा था कि मेरे बॉन्ड की फेस वैल्यू आज 1,000 रुपया है, जो कि 2 साल के बाद, समय के बाद वो फेस वैल्यू हो जाएगी 10% लग करके, सपोज कीजिए 1,000 की बजाय 1,100 रुपया। वो बॉन्ड वैल्यू 1,100 रुपये तो छोड़िए, वो 1,000 रुपये से भी नीचे चली गई। तो यानी कि उस बंदे की बॉन्ड यील्ड कॉम्प्रोमाइज हुई। इंटरेस्ट रेट जैसे ही हायर हुए बॉन्ड यील्ड कॉम्प्रोमाइज हो गई, क्योंकि आप उसे उसी इंटरेस्ट रेट पर अब मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते जिस इंटरेस्ट पर आपने लिया था। आपको अब अगर उसे ट्रेड करना है तो नए इंटरेस्ट रेट्स को ध्यान में रख करके ही करना होगा, तभी आपका बॉन्ड बिकेगा, वरना बिकना नहीं। और अब अगर आपको बॉन्ड बेचना है तो जो आपका बॉन्ड खरीद रहा है उसे आपको ये बात इंश्योर करनी है कि जब वो इस बॉन्ड को इस फिक्स्ड 5% रेट पर बेचने जाए तो जो उसे मौजूदा इस समय में कहीं से 10% मिल रहा है उसके बराबर का ही मूल्य उसे 1 साल बाद मिले। इसके लिए आपके बॉन्ड की जो वैल्यू है आप उससे भी नीचे जाकर के उस वैल्यू पर उसे वो बॉन्ड बेचेंगे। इसका मतलब आपकी यील्ड घट गई, बॉन्ड की यील्ड घटी, तो इंटरेस्ट बढ़ने से बॉन्ड यील्ड घट जाती है। आई बात समझ में? तभी कहानी बनती है। इसको ऐसे ही समझ लेना, कैलकुलेशनों के पहाड़ में मत पड़ना, ये जिंदगी का बड़ा सरल उसूल है। अब हर जगह इसे फिट करके देख लेना, हर जगह फिट हो जाएगा। घर जा करके मोटरसाइकिलों स्कूटियों पर लेट करके सब्जी खाते हुए इसे इमेजिन करना। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, इसे आप कैसे इमेजिन कर सकते हो। देखो इधर आओ, कमल उठो। हम 2 लोग हैं, हम दोनों ने ये तय किया कि 2020 में हम दोनों मिलकर के बॉन्ड खरीदेंगे। मैंने बॉन्ड खरीद लिया, मैंने एक ही बॉन्ड खरीद, ओके बेटा बाय बाय एंजॉय द लाइफ। इधर आओ, मैंने एक ही बॉन्ड खरीदा 10,000 रुपये का, 5% इंटरेस्ट कूपन रेट पर, और वो बॉन्ड ठीक 1 साल बाद मेरा मैच्योर होना है। तो मुझे 5% के हिसाब से 10,000 के बॉन्ड पर कितने मिलने हैं? 10,500। डन। 1 साल का टाइम ना रखें हम, 2 साल का टाइम रखें।
तो आप इसे कंपाउंड इंटरेस्ट में मत लीजिए, सिंपल में ही लीजिए ताकि कैलकुलेशन आपके लिए ईजी हो जाए। तो पहले साल का 500 जोड़ लीजिए, अगले साल का और 500 जोड़ लीजिए, टोटल मुझे रिसीव हुआ 11,000 2 साल बाद। ये होना है ना अभी। किसी कारण से कमल ने, हमने प्लानिंग तो इकट्ठी की थी, लेकिन किसी कारण से कमल बॉन्ड नहीं खरीद पाया, उसके वो 10,000 कहीं और मेडिकल खर्चों में चले गए। कमल ने 1 साल का पेशेंस रखा, वेट किया, अब आ गया 2021, कमल मेरे पास आया कि मैं बॉन्ड लेने को रेडी हूँ, अब 10,000 है, लेकिन मार्केट में इस समय बॉन्ड पर इंटरेस्ट अब मिल रहा है 10%। तो कमल मेरे पास आया और इस समय मेरे यहाँ मेडिकल खर्चे शुरू हो रखे हैं। तो मैंने कमल को कहा, यार बॉन्ड लेने कहीं और जा रहा है, मेरे ही बॉन्ड ले ले, मुझे पैसे की ज़रूरत है। कमल ने कहा, यार नो प्रॉब्लम एट ऑल, बॉन्ड ट्रांसफ़र कर दे मुझे, मैं बॉन्ड ले लेता हूँ, तू ले ले मेरे से पैसा। पर कमल ने फिर ये कहा कि यार मार्केट मुझे 10% दे रही है, तो अगर 2021 में मैं अभी 10,000 रुपये अपनी जेब से निकालता हूँ, ये निकाला मैंने 10,000, अगले साल 2023 में मुझे मिलेगा 10,000 के साथ 1,000 और 11,000। ठीक है मेरे भाई, पर अगर तू मुझे 5% पर ये दे रहा है अभी बॉन्ड, तो 5% कूपन रेट के हिसाब से मैं तुझे अगर अभी 10,000 दूँ तो अगले साल मुझे मिलेगा यार 10,500, मेरा 500 का नुकसान हो रहा है यार, कैसे करूँ मैं। तो फिर कमल ने मुझे आइडिया सुझाया कि ऐसा कर यार कि तू अभी मुझे जो बॉन्ड दे रहा है वो 10,000 का मत देना, वो मुझे 10,000 का तू क्यों दे रहा है, 10,000 से कम पे दे, तो 500 का लॉस हो रहा है उधर, तू मुझे 9,500 पर दे। अब बेस वैल्यू उस बॉन्ड की कितनी है, 10,000, लेकिन बॉन्ड बिका कितने में अभी कमल को, 9,500 में। 500 रुपये कमल ने इधर से पूरा कर लिया, जेब में डाल लिया, और कमल अब इस 10,000 लिखा हुआ बॉन्ड अगले साल जब जाके मैच्योर कराएगा उस पे मिलने 500। कमल को उधर से 500 मिल गए, और कमल को पहले ही इधर से 500 का फ़ायदा ही चल रहा था, क्योंकि उसके पर्चे पे तो 10,000 फेस वैल्यू लिखी है, पर असल में उसने पे तो 9,500 ही किया ना मुझे। तो ओवरऑल कमल को 1,000 रुपये आ गया जेब में, पर मैं तो इस बॉन्ड पर यील्ड कम लेके गया हूं ना, मेरे तो भाग्य निकल गए, मेरे तो लग गए। यही होती है कि जब इंटरेस्ट बढ़ जाता है बॉन्ड यील्ड गिर जाती है ऐसे। अब समझ में आई कहानी। अगर ये तो अभी 10% ही हुआ था, अगर ये 15% हो जाए तो और लग जाते एल, फिर कहानी बदल जाती। एल मतलब क्या, लड़खड़ाना, लड़कपन। तुम लोग ऑलवेज नेगेटिव सोचोगे, रिजल्ट भी नेगेटिव आएंगे। इतने में दरवाजा बंद करो बेटे, कहीं नेगेटिव लोग ना आ जाए। सो कहानी ये है। अब कोई डाउट तो नहीं। देखो मार्केट अपना हरजाना पहले ही भर के चलती है, तो बॉन्ड यील्ड घट गई क्योंकि इंटरेस्ट मार्केट में बदलाव आ गया। 2020 से 2022 तक तो झमाझम बाजार चल रहे थे एकदम। पैंडेमिक ने सारी दुनिया डरा रखी थी कि शायद पता नहीं उद्योग धंधों को क्या हो जाना है। सारे सेंट्रल बैंकों ने इंटरेस्ट रेट एकदम गिरा रखे थे। तो उस समय में तो सेफ ऑप्शन था कि SVB, सिलिकॉन वैली बैंक, अपना पैसा सेफ एवेन्यू में डाल दे, दैट इज द सॉवरेन बॉन्ड। फेड सरकार के बॉन्डों में पैसा लगा दे, और वादू पैसा लगा रखा था। और वो इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म, सेकंड वो होती है फिक्स्ड, और तीसरी कूपन रेट भी होता है फिक्स्ड। ठीक है। साल 2022 का मिड, महंगाई की चुभने महसूस होने लगी। स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, यूनिवर्सिटियां खुल गई, मोहल्ले के डॉक्टर आ गए, रौनकें लग गई, बाजार सज गए, शादियों के पंडाल सब कोरोना के बहाने कि कोरोना में ही शादी कर दी, वो छुटपुट। अब समाज आ गया, कहते अब शादी करो, 2 बच्चे बचे, पैलेस में करो। पैलेस की रौनकें, डेकोरेशनें। कोरोना में बहुतों ने बहुत माल काटा यार, ये कह के कि 5 बंदे लेके कोरोना, सरकार ने मना किया। सरकार ने 50 की परमिशन दी थी, इन्होंने 5 में डंडी काटी। कोरोना ने बहुतों को टिका दिया, कोई बंदा नहीं बुला रहे घर में। समझ में आई। आलू पूड़ी बनाई, जिंदगी निपटाई। तो अब लोग कह रहे, कहते अब कोरोना नहीं है, शादी करो धूमधाम से, सूट बनवा रखे हैं, बुलाओ। तो जिंदगी फिर से पटरी पे, सब कुछ पहले की तरह ही। बच्चे बार बार कह रहे, कहते स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कुछ करना है। प्लेटफॉर्म गिरने लगे, ऑनलाइन चीज़ें गिर गई, मार्केट से सैनिटाइजर अल्कोहल की तरह फुक हो गया। मास्क तो ऐसे रौंदे गए सड़क के किनारे कि गाय भैंस के पेट भरे पड़े। कहती ये खिला क्या दिया, कौन सा जघन्य अपराध किया था हमने। सब धीरे धीरे वैनिश होने लगा, सब धीरे धीरे वैनिश। अब क्या हुआ देखो, स्टार्टअप्स के प्रॉफिट्स कॉम्प्रोमाइज होने लगे,
स्टार्टअप्स के प्रॉफिट्स कॉम्प्रोमाइज़ होने लगे, रायता ज़्यादा फैला रखा था, एक्सपेंशन बहुत कर रखा था, जगह जगह हर फील्ड में वेंचर कैपिटलिस्टों से पैसा मांगते रहे। कहते दो ना, इतनी सारी डील्स क्रैक कर रखी हैं, वो भुगतान मांग रहे हैं, कहते उसका पैसा देना है। जो इतना बड़ा वाकाश नाम का एक संस्था ले रखी, आकाश नहीं बोला मैंने, इट्स वाकाश, कहते उसको 1 बिलियन देना है। कहते वाकाश का 1 बिलियन? वेंचर कैपिटलिस्ट ने कहा, कहते 1 बिलियन देना है, पर तेरी यार परफॉर्मेंस सही नहीं चल रही है, रिटर्न दे देगा हमें? कहते अब ऐसी बातें, अब ऐसी बातें, तुम्हारे नाम पे सब किया, अब ये। कहते यार यही है तुम्हारी परफॉर्मेंस, बाजार बदल रहा है, लोग फिर से स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, लोग फिजिकल माल मांग रहे हैं। कहते तुम अपने फिजिकल सेंटर खोलने शुरू करो। कहते खोल रहे हैं, पर वो भी तो पैसा, उसके लिए भी पैसा दो, फिर कुछ भी करवाओ आगे, पर पैसा दो। कहते पैसा तो नहीं, तोड़ लग दी शरीर में जितना तोड़ लग। कहते पैसा नहीं। कहते क्यों? कहते पीछे बैंकों में भी नहीं है, अब बैंकों में भी घट रहा है। कहते क्यों? कहते अब ब्याज दरें बढ़ रही हैं, अब ब्याज दरें बढ़ रही हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो लोग बैंकों में पैसा डाल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बैंकों से मिल रहा है धीरे धीरे, और दूसरी तरफ तुम लोगों की परफॉर्मेंसेस गिर रही हैं, तुम्हारी रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, तो हमारे पास अब वो पैसा नहीं आ रहा है, हम तुम्हें आगे नहीं दे सकते हैं। ऐसे में स्टार्टअप्स को अपनी जेब से अपना पैसा इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ा। जब उन्हें वेंचर कैपिटलिस्टों से पैसा नहीं मिल रहा है, तो पहले तो उन्होंने अपना पैसा शुरुआत करना। अपना पैसा कहाँ से निकलवाएंगे? वो सिलिकॉन वैली बैंक में जो पैसा जमा था, उन्होंने वहाँ से अपना पैसा मांगना शुरू किया। कहते हमें हमारा पैसा चाहिए। धीरे धीरे सिलिकॉन वैली बैंक से पैसा वापस जाने लगा जिन लोगों ने पैसा जमा कराया था। ऐसे ही वेंचर कैपिटलिस्टों ने भी अपना पैसा जो जमा कराया हुआ था, मुनाफे कमा कमा के, वो भी धीरे धीरे निकालना शुरू किया। तो सिलिकॉन वैली बैंक के डिपॉजिटर्स ने सिलिकॉन वैली बैंक के सामने अपनी डिमांड्स रखनी शुरू की कि हमें अपने पैसे की ज़रूरत है। तो स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग ड्राई हुई एक तरफ, वेंचर कैपिटलिस्टों ने फंड खींच लिया बाजार से। वो बहुत चूजी मैनर में अब चेक काटने लगे, हर किसी को रैंडमली नहीं दे रहे थे, बहुत सेलेक्टिव हो गया प्रोसेस। वेंचर कैपिटल ने हाथ खींचा तो स्टार्टअप्स के पैसे की सप्लाई सूखने लगी। स्टार्टअप्स ने फिर अपने खाते खंगाले कि मेरे पास माल कितना है, तो बैंकों पर हैवी डिमांड रखी, यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक पर। उधर से वेंचर कैपिटलिस्टों ने भी जो उनका बैंकों में पड़ा था, वो भी टटोलना शुरू किया कि वो भी हम भी लें, हमें भी तो अपने ऑपरेशंस वगैरह चलाने हैं, हमें भी तो अपने काम करने हैं। और अगली बड़ी चीज़ कि स्टार्टअप्स को अब पे आउट्स देने के लिए, रेंट्स देने के लिए, अपनी डील्स फुलफिल करने के लिए बैंकों के पास जाना पड़ा लोन लेने के लिए। और अब बैंक रेडी हैं लोन देने को, क्योंकि अब तो वो बड़े स्टार्टअप्स हैं। लेकिन बैंकों में इंटरेस्ट रेट चल रहा है हाई। स्टार्टअप्स को अब पैसा मिलेगा जो कि पहले थ्रो अवे प्राइसेस पे मिलता था, अब मिलेगा हैवी ब्याज पर। स्टार्टअप्स की बैलेंस शीट्स करेंगी और ब्लीड, असेसमेंट में और नेगेटिव असेसमेंट निकल के आएगी कि इनके और मुनाफे कॉम्प्रोमाइज़। तो जो शेयर बाजार में वो लिस्ट है, शेयर प्राइस भी गिरेंगे, लोग उनका शेयर बेचेंगे, कैपिटल और सूखेगा स्टार्टअप्स का, स्टार्टअप्स को अपने पैसों की और ज़रूरत पड़ेगी, स्टार्टअप्स और महंगे लोन की तरफ जाएंगे। ये साइकिल चलेगा, हैवी डिमांड रखी जाएगी। तो सिलिकॉन वैली बैंक पर हैवी डिमांड आ गई उसके डिपॉजिटर्स की कि हमारा पैसा दो। पर सिलिकॉन वैली बैंक ने उस पैसे का कर क्या रखा था? लॉन्ग टर्म बॉन्ड में घुसेड़ रखा था, लॉन्ग टर्म बॉन्ड में लगा रखे थे, वो भी गवर्नमेंट बॉन्ड में। मार्केट में इंटरेस्ट गया बढ़। अब मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने सिलिकॉन वैली बैंक में अपना पैसा जमा कराया है, मुझे सिलिकॉन वैली बैंक 2% दे रहा था तब जब सब गिरा हुआ था। आज मार्केट में इंटरेस्ट रेट फेडरल बैंक के वजह 6% तक बढ़ा हुआ है। मैं सिलिकॉन वैली बैंक के पास गया, 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, आप कितना दे रहे हो भाई? कहते भाई साहब दे रहे हैं 6%, क्यों टेंशन ले रहे हो? सिलिकॉन वैली बैंक पर कंपल्शन है कि 6% रिटर्न दो, डिपॉजिटर मांग रहा है, वेंचर कैपिटलिस्ट मांग रहे हैं 6% सिलिकॉन वैली बैंक से, क्योंकि वो कह रहे हैं तुम नहीं दोगे तो एक तो हमारी ज़रूरत है कि हमें अपने काम धंधे में हमारा पैसा चाहिए, दूसरा हमें हमारे पैसे पर भी अच्छा पैसा चाहिए, तुम नहीं दोगे कहीं और डाल देंगे। तो सिलिकॉन वैली बैंक पर यह बाउंडेशन ही है कि मार्केट में जो रेट प्रिवेल कर रहा है वो उसे दे। जैसे आपका अगर पैसा पीएनबी में पड़ा है, पीएनबी आपको 2% दे रहा है, पर आपको एसबीआई 6% दे रहा है, तो आप पीएनबी में रखेंगे, आप एसबीआई में जाएंगे। तो ये तो बाउंडेशन ही होती है मार्केट सिस्टम में कि आपको उतना देना है जितना आपसे मांगा जा रहा है, जितना मार्केट में प्रिवेलिंग है। तो एसवीबी पर एक तो प्रेशर यहाँ से क्रिएट हो रहा है कि हमारा पैसा हमें एक्सेस करना है, अब जो पहले हमने खुला छोड़ा हुआ था। स्टार्टअप्स को ज़रूरत पड़ रही है अपने पैसे की, वेंचर कैपिटलिस्टों को भी ज़रूरत पड़ रही। एक तो
वो पैसा मांगने आ रहे हैं अपना, क्योंकि हमें रोज़ की ज़रूरतों के लिए पैसा चाहिए। दूसरा, वो हायर रिटर्न्स भी मांग रहे हैं कि हायर इंटरेस्ट भी पे करो। तो ऐसे में सिलिकॉन वैली बैंक 2% की बजाय 6% जब उन्हें दे रहा है, बात को समझो, 4% के घाटे में चल रहा है। कारण उसने आगे जिधर पैसा अड़ा रखा है फेडरल बॉन्ड में, वो 2% पे ही अड़ा रखा है। बात को समझिए, पहले जो बैंक बनाया था यहाँ पे, ये बैंक डिपॉजिटर से पैसा लेता है, आगे लेंड करता है। डिपॉजिटर को दे रहा था 6% बैंक, उस पे अपनी इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, अपनी मार्जिनल कॉस्ट सब जोड़ जाड़ के लेंड कर रहा था 9% पे, 9% पे। अब सोचो कि डिपॉजिटर ने 30 लाख डिपॉजिट कर दिए, फिर भूल गए, कहते अभी ज़रूरत नहीं, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। बैंक बोल रहा है चिल, ठीक है। तो अभी डिपॉजिटर को आप दे रहे थे 6% पहले, अचानक से वहाँ पर रेट घटे 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 घटे, डिपॉजिटर को आप देने लगे 2%। डिपॉजिटर को पैसा नहीं चाहिए, पैसा बहुत है, जेब में भरी पड़ी, कहता नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपने भी देखा है, कितना अच्छी बात है, आपने चुप करके 3% पर फेडरल बैंक के बॉन्ड में पैसा लगा दिया कि कभी अमेरिका में इन्फ्लेशन तो आती नहीं है, कभी इंटरेस्ट रेट इतने तो होने नहीं, और बॉन्ड सिक्योर है, सेफ है और अच्छी तगड़ी रिटर्न दे रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड ज़्यादा रिटर्न देते हैं। मार्केट में अगर वो पैसा लगाता, उस समय मैंने बताया मार्केट में कोई पैसा ले ही नहीं रहा था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत गिरे हुए थे। तो उसने चुप करके अच्छी चीज़ देखी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा फंसा भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पैसा ज़्यादा मिल रहा है, रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है अमेरिकन गवर्नमेंट के बॉन्डों में, वहाँ लगा देते हैं। और यहाँ कभी कौन सी महंगाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है कि हमारी बॉन्ड यील्ड घट जाएगी, ऐसा कौन थोड़ी ना होना है। लेकिन सिचुएशन जब पलटी, महंगाई आई, फेडरल बैंक ने गोली की तरह इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ करके हो गया 6%। अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट 6% हो गया, तो वो जो 2% पर चुप पड़े थे एकदम जाग उठे। अर्थक्वेक आने से पहले जैसे कुत्ते आवाज़ें करते हैं, ऐसी आवाज़ें उनके कानों में आई, कहते ये क्या है, कहीं से सुनने को आ रहा है 6% इंटरेस्ट हो गया, हमें 2% मिल रहा है। दूसरा, हमारे स्रोत सूख गए सारे, हमें अपने पैसे की भी ज़रूरत है। वो आए सिलिकॉन वैली बैंक के पास, कहते ब्याज कितना दे रहे हो, कहते 2%, कहते हमें चाहिए 6%, मार्केट में इतना ही मिल रहा है, वरना पैसा उठा के उस बैंक में ले जाएंगे, पहले ही किल्लत पड़ी हुई है पैसे की। दूसरा, अब हमें अपना पैसा भी चाहिए भाई, अब हमें ज़्यादा पैसा भी चाहिए। सिलिकॉन वैली बैंक कह रहा है अच्छा पैसा तो जो चाहिए दे देंगे, अभी ब्याज कितना मांग रहे हो, 6%, कहते हैं हाँ। सिलिकॉन वैली बैंक अंदर गया अपने रूम में, कहता हमें कितना आ रहा है भाई, कहते सर जनाब पैसा तो सारा उठा के आपने लगा रखा है उधर सॉवरेन बॉन्ड में, प्रॉब्लम ना आती हुजूर, अगर हमारा भी पैसा वहाँ ना लगा होता, हम 2 मिनट में अपना पैसा, क्योंकि मार्केट में अगर 6% चल रहा है तो हम भी अपना पैसा लेंड करते 5% 7% पर, कोई चक्कर नहीं, और बदले में हम लोगों को 6% भरते। पर हम लेंड क्या करें, हमारे पास तो लेंड करने का एल भी नहीं बचा इस समय, सारा तो आपने बॉन्ड में लगा दिया पैसा। कुछ एल मैंने लिक्विडिटी है ही नहीं, कुछ पैसा ही नहीं है हमारे पास, सारा तो बॉन्ड में लगा पड़ा। हम नए ब्याज दरों पर लेंड भी तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा पैसा तो पीछे चोक हो रखा है। तो कहते कितना आता है उधर से, कहते उधर से तो 3% है। माई गॉड, कहते इधर देना तो 6% है, कुछ करो जल्दी, इनको देना तो पड़ेगा ही। कहते क्या करें फिर, प्रॉफिट्स तो है नहीं कुछ। कहते फिर जितने का हमारे इस समय एसेट्स, यानी कि जो भी हमारे बॉन्ड हैं अवेलेबल टू फाइनेंस हैं, जिन्हें अभी हम तोड़ सकते हैं, तोड़ भाई तोड़ इसको। तो अभी जस्ट बुधवार को सिलिकॉन वैली बैंक ने ये घोषणा की कि हमने अपने $21 बिलियन के बॉन्ड इनकैश कराए हैं 1.8 बिलियन यील्ड कॉम्प्रोमाइज करके, इतने लॉस पर। भाई बुधवार को खबर आई, वीरवार तक, थर्सडे तक तो चकाचौंध मच गई। खबरें स्टार्टअप्स ने देखा, कहते क्या खबर आई, 1.8 बिलियन घाटे पर, मात्र 20 बिलियन ही उठाया है इस बैंक ने, जिसके एसेट 200 बिलियन से ऊपर जा रहे थे। मतलब हम अगर अभी पैसा लेने जाएं तो इनके पास हमारा पैसा देने के ऊपर से साथ में एक और घोषणा कर दी कि हम मार्केट से 2.2 बिलियन रेज करेंगे अपने शेयर बेच के, हिस्सेदारी बेच के। जैसे ही ये खबर गई, मार्केट में शेयर की वैल्यू धड़ाम से 60% तक गिर गई। डिपॉजिटर कांप गया, कहता ये क्या भाई, उधर से बॉन्ड यील्ड इनकी उड़ी हुई है, इतने लंबे समय के लिए बॉन्ड में पैसा फंसाया हुआ भी इतनी कम ब्याज दर पे, वो पैसा आने से रहा। इधर से इन्होंने मार्केट से रेज करने की बात कही तो इतनी क्रेडिबिलिटी गिरी है कि मार्केट ने रीड कर लिया कि इधर भी धड़ाम से गिर गए, 60% तक इनके शेयर की वैल्यू भी गिर गई है। और अब ये मार्केट से भी रेज नहीं करने जा रहे फिलहाल,
अपना पैसा निकालो, बैंक गया ये पैसा, पैनिक क्रिएट हो गया, कहते पैसा निकालो जल्दी। सारे स्टार्टअप वेंचर कैपिटलिस्ट पागलों की तरह पहुंच गए, कहते पैसा तो जल्दी, पैसा ऑनलाइन पैसा मांग रहे हैं, निकाल रहे हैं, ट्रांसफर खाते दूसरे बैंकों में, ये वो बैंक रन हो गया, कहता पैसा ही नहीं है किधर से दे दें। ऑनलाइन 2 करोड़ ट्रांजैक्शन मारा एक शार्क टैंक ने दूसरे को, पेमेंट डिक्लाइन। जैसे आप लोग किसी को 200 रुपये ट्रांसफर मारते हो, पेमेंट डिक्लाइन, कहते पेमेंट डिक्लाइन, हाय तौबा, बंदा भेजा वहाँ पे अपना, कहते जल्दी जा उधर जा पैसा निकाल के ला। वो आगे से कह रहे हैं सर टुडे देयर इज़ नो कैश, सॉरी टुमारो वी विल डू एवरीथिंग, वी विल अरेंज, यू आर आवर प्राइम कस्टमर। कहते यार पैसा दे, बातें कम कर, पैसा दे। कहते पैसा तो खबरें सुनी ही नहीं आपने, सारा तो पैसा फंसा दिया उधर, पैसा उधर फंसा दिया बॉस, वो लॉन्ग टर्म है। कहते फिर, कहते अब एक ही तरीका है आपको पैसा देने का, तो एक ही तरीका है। वो कहते क्या तरीका है भाई? कहते अब अपन बॉन्ड यील्ड कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, बॉन्ड यील्ड कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, पैसा उठाएंगे, आप लोगों को देंगे, पर हमारे पास तो आप ही का पैसा होता है, हमारे पास खुद का तो कुछ है ही नहीं। मतलब आप लोगों का पैसा गया डूब, घाटा हो गया, बैंक को घाटा हो गया सर। कहते फिर, कहते सारा कुछ अच्छा चलेगा। कहते कैसे? कहते जब बॉन्ड का मैच्योर होने का समय है, अगर मैं तब मैच्योर कराऊंगा और आप लोग मुझसे तब पैसा मांगो, तब सब अच्छा होगा, रोजी रोजी। वो कहते कब? कहते 5 साल 4 साल 6 साल। कहते तब तक बिजनेस सूखने दें। वो वेंचर कैपिटलिस्ट भी उड़ा लिए मार्केट से, और अब कुछ भी नहीं, ऊपर से एक्सपेंशन नहीं, ऊपर से बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे, कुछ नहीं हो रहा अब। कहते कुछ करा के दो। कहते फिर कुछ यही होगा, फिर मैं नुकसान में उठाऊंगा सारा, तुम ही लोग का पैसा लगाया उधर, सब जीरो हो जाएगा, मैं पूरा हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। इसी को कहते हैं बैंकरप्ट, कुर्की मेरी हो गई कुर्की, आई एम असमर्थ, मैं नहीं पे कर सकता, आई एम अनेबल टू पे। साथ ही रेगुलेटरी एजेंसी एक्टिवेट हो गई। कहते ये क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन? तो एकदम से अमेरिकन एजेंसीज ने आकर के बैंक को ले लिया। कहते खत्म, वी विल डील, हम डील करेंगे, तुम जाओ, मैनेजमेंट साइड, वी विल टेक ओवर, दैट्स ऑल, सिचुएशन चेंज। तो सही मायने में देखा जाए तो सिलिकॉन वैली बैंक अभी इस वजह से बैंक करप्ट नहीं हुआ था कि वो बैंक अपनी लाइबिलिटीज को फुलफिल करने में असमर्थ है। उसके हैं पैसे बॉन्ड में, सब कुछ है, उसके पास एसेट्स हैं। उसके तबाह होने का कारण हो गया पैनिक के कारण द बैंक रन। आप बात नहीं समझ रहे हैं। अगर बैंक रन की परिस्थिति ना आती, सब लोग 2008 वाला रिसेशन याद ना करते जब लेमन ब्रदर डूबा था, वहां का दूसरा एक बड़ा बैंक, तो तब लोग एकदम से पागलों की तरह ना भागते अपना अपना पैसा निकालने। और इस समय प्रॉब्लम ये थी कि इतनी लिक्विडिटी नहीं थी उसके पास कि वो उन सबका पैसा दे दे, पर बैंक की ज़बान है, बैंक का प्रोसेस है, तो देने के लिए उसने घाटे में बॉन्ड बेचे और पैसा वापस उठाया अपना। ऐसे में मार्केट में सेंटीमेंट घूम गया कि ये बैंक का मेन इशू क्या हुआ, एसेट लाइबिलिटी करेक्ट नहीं है, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट डिफॉल्ट फॉल्टी है, एसेट्स और लाइबिलिटी की मैनेजमेंट फॉल्टी है। एएलएम का इशू हो गया, मार्केट में इन्वेस्टमेंट को ये सेंटीमेंट चला गया कि इनका तो एसेट लाइबिलिटी का कांड ही बहुत ज़बरदस्त हो चला है, लिक्विडिटी नहीं है, डिपॉजिटर अपना पैसा ही नहीं ले पाएगा। तो इसने पैनिक क्रिएट किया सोशल मीडिया में। जैसे ही यह बात फैली, डिपॉजिटर्स ने रश क्रिएट कर दिया कि पैसा चाहिए। डिपॉजिटर ने जैसे ही रश क्रिएट कर दिया पैसा चाहिए, तो जैसे मैं ही हूँ बैंक, सब मुझसे अपना पैसा एक साथ मांगने आ गए। मैंने सबको समझाया कि तुम सबके पैसे मैंने अच्छी जगह पे लगा रखे हैं यार, जितनी जितनी ज़रूरत है, 100 चाहिए तुम्हें, तुम्हारी सही ज़रूरत 100 है, 100 ले लो, पूरा 1 लाख क्यों निकलवाने आए हो यार, बंद क्यों कर, मतलब मेरे यहाँ खाता क्यों बंद कर रहे हो? वो कह रहे हैं मुझे चाहिए। तो फिर मैं उसे कह रहा हूँ यार, जिसको मैंने जहाँ जहाँ पैसे लगाए हैं, मैं सही सही समय पे लूँगा तो सबको मुनाफा भी दूंगा, सब ठीक होगा। पर अभी अगर मैं लूँगा, कौड़ियों के भाव पैसा मिलना है मुझे, फिर कौड़ियों के भाव मिलना है। और होता ये था, तुम मुझे देते थे, मैं तुम्हारा पैसा आगे लगाता था, और अब मुझे उधर से ही जब मेरी रकमें कट कटा के मिलेंगी, तो इधर तुम्हें भी फिर मैं तुम्हारा पूरा नहीं वापस कर पाऊंगा। लाख वाले का 25, किसी का 30। ऐसा बैंक जब कहने की ज़रूरत नहीं है। वो जो पंडित बैठे ना इकोनॉमी के, वो पहले ही भांप लेते हैं कि ये बोलेगा कल को, तो वो पहले ही आर्टिकल छाप देते हैं, हंगामा कर देते, कहते हो गया भाई कुर्की। तो पहुंच जाते हैं डिपॉजिटर, कहते हैं पैसा दे, 1 लाख, पूरा 1 लाख दे। तो बैंक कर देता हाथ खड़े, कहता ख़त्म कहानी, अभी चाहिए ख़त्म, रुक सकते हो, फिर चल लेंगे हाथ में हाथ मिला के, अभी चाहिए तो ख़त्म। तो ये इसलिए नहीं, बात को समझो बेटा,
बैंक डूबने के, बैंकरप्सी के कई कारण है। जैसे बैंक ने किसी के कहने पर बिना मेरिट देखे गलत प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, बैंक ने नॉन प्राइम कस्टमर को प्राइमरी लेंडिंग कर दी, जैसा लेमन ब्रदर के साथ हुआ था सब प्राइम लेंडिंग कॉन्सेप्ट। बैंक ने गलत ब्याज दरों पर किसी इन्फ्लुएंस में आकर के लेंडिंग कर दी। मतलब वो कुछ नहीं है इस बार कहानी यहां पर यह है कि बैंक के पास जो डिपॉजिट है, बैंक ने आगे लेंड किया हुआ है, वो चीज़ अगर देखी जाए तो ठीक है, पर लेंडिंग जहां हो रखी है वो लॉन्ग टर्म वाली है। इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के कारण एकदम बढ़ गया है, कस्टमर ज़्यादा हैवी इंटरेस्ट रेट मांग रहा है, फिर इस समय जिसने डिपॉजिट करा रखा है उसकी प्रोविजनिंग करने के लिए बैंक ने एक कांड ये कर दिया कि सारा ही गलत जगह पर पूल कर दिया, यानी कि सारा बॉन्ड में लगा दिया। ये कितनी बड़ी गलती हुई। इसका कारण है कि ये क्यों हुई। 2008 में जब अमेरिकन बैंक डूबा और उसके विश्व भर पर असर पड़े, आपको क्या लगता है इकोनॉमिस्ट ठंडे बैठे रहे? नहीं, इकोनॉमिस्ट मिले, कहते ये क्यों हुआ, कहते रेगुलेशन की कमी। लेमन ब्रदर दुनिया का इतना बड़ा बैंक था, उसके पास लोगों ने पैसा जमा कराया और उसने मेजर अपना शेयर सारा अमेरिकन रियल एस्टेट में लगा दिया। और रियल एस्टेट सेक्टर जब बूम में था तब तो अच्छा था, लेकिन जब रियल एस्टेट डूबना शुरू हुआ उसके पैसे आने बंद हो गए। मतलब लेमन ब्रदर इसलिए डूबा मेरे बच्चों, समझो कि उसके एसेट्स फेल हो गए थे, एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग हो गए थे। यहां पर सिलिकॉन वैली बैंक के एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग नहीं हुए हैं, उसने तो उल्टा सॉवरेन बॉन्डों में पैसा लगा रखा है सरकार, वो कैसे फेल हो जाएगा। यहां तो लोगों को पैसा चाहिए अपना, कहते कैपिटल रन, हमें बैंक रन कराना है, वो इसलिए बैंकरप्सी की तरफ गया। दोनों में फर्क है, एक के तो एसेट ही नॉन परफॉर्मिंग हो गए ना, वो तो लुढ़क ही गया, उसने तो हाथ खड़े कर दिए, कहते पैसा तुम लोगों ने जो मुझे दिया था ना, मैंने रियल एस्टेट वालों को लोन पे दिया था, खा गए। कहते खा गए, पैसा किधर है? कहते खा गए, खत्म हो गया, गए, टाटा बाय बाय। लेकिन इधर इनके पास आए सिलिकॉन वैली बैंक, कहते जो तुमने मुझे पैसा दिया था, कहते हाँ, कहते एक गलती हुई, छोटी सी एक ही गलती है। कहते क्या? कहते हमें अकल इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा पैसा हर जगह पे लगाना चाहिए होता है ना। कहते हाँ, कहते एक गलती हो गई। कहते क्या? हम दशकों के एक्सपीरियंस के हिसाब से चल पड़े, हमें लगा वही होगा, हमने सारा उठा के बॉन्ड में लगा दिया। कहते तो अब, कहते तो तुम्हें तो अभी ज़रूरत है ना। कहते हाँ, कहते बॉन्ड से तो मिलेगा 5 साल बाद। कहते तो फिर तो कहते बॉन्ड गिराना पड़ेगा मुझे अपना, उसकी वैल्यू गिरानी पड़ेगी। कहते तो गिरा के ला के दे। कहते इतनी तो अकल यूज़ कर, मैं तेरा ही पैसा तो रोटेट करता हूँ, उधर वैल्यू गिरेगी, मान ले तो तेरी गिरी। कहते मेरी नहीं गिरनी चाहिए, मुझे मेरा पैसा पूरा दे, तूने प्रॉमिस किया था, ये तो तेरी मैनेजमेंट थी, इसी का तो तू प्रॉफिट मार्जिन रखता है, इसी के तो तू एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कर निकालता है, वो कहाँ है? कहते वो जो भी है। फिर हाथ खड़े हैं मेरे, हो गया मेरा भी। फिर तो कहते मैं हम तुम्हें क्या समझे? कहते समझ लो मैं भी बैंकरप्टी हो गया। फिर उधर से नहीं हुआ, मैं इधर से हो गया। मरना तो है ही है एक दिन, आज मैं इस तरह से मर गया, दैट्स ऑल। समझो इसका, कई बार एमसीक्यू आता है, आप फंस मत जाना कि इसका बैंकरप्सी का मेन रीजन बैंक रन हो गया और इसका मैनेजमेंट इसने सही नहीं किया, एक ही जगह बैंक में पैसा सारा ठूस दिया पकड़ करके। तो अब लेमन ब्रदर ने कांड कर दिया, रियल एस्टेट में ही सारा पैसा झोंक दिया। बूम के पीरियड में तो बच्चा था, लेकिन जब बूम पीरियड निकल गया तो कहते अब तो पैसा ही वापस नहीं आ रहा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेमन ब्रदर में जिनके पैसे लगे थे, वो शेयर बाजार, वो इंडस्ट्रियाँ, वो बैंक सारे धड़ 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 गिरने शुरू हुए। अमेरिकन बैंक, यूके के बैंक, दुनिया भर ग्लोबल रिसेशन आ गया। 1929-30 के बाद 2008 का रिसेशन, पूरा स्टैंड स्टिल हो गई धरती, चीज़ें। इस बार भी वही डर फैल गया, कहते फिर वही अमेरिकन बैंक, क्योंकि इसके जस्ट पहले छोटे छोटे 2 बैंक और इसी तरह से धड़ाशायी हो रहे थे। कहते फिर लहर आ गई भाई अमेरिका में बैंकों की, तो पैनिक और इसी कारण से बढ़ा, क्योंकि स्टार्टअप पहले ही सूख रहे हैं, धंधे पहले ही गिर रहे हैं, मुनाफे पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, ले ऑफ जबरदस्त चल रहे हैं, ऑफिसेस क्लोज हो रहे हैं, नए टेक ओवर की पेमेंट्स नहीं हो पा रही, नए टेक ओवर और एक्विजिशंस हो भी नहीं रहे, वेंचर कैपिटलिस्ट ठंडे पड़ गए, और ऊपर से इन्फ्लेशन के कारण ब्याज दरें एन ऊपर की ऊपर ही। ये सारी चीज़ों ने समीकरण बना दिया। आई बात समझ में? तो लेमन ब्रदर के फेल होने के बाद दुनिया के एक से एक इकोनॉमिस्ट मिले, कहते आओ मिले बातें करें, कैसे दोबारा से ये ना हो सके। कहते रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग कर दो। तो कहते अच्छा ठीक है, बढ़िया बात, कैसे क्या करें? कहते जो कैपिटल है बैंकों में वो एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सिस्टम इंश्योर करते हैं, और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करते हैं, एसेट लायबिलिटी रेशियो सिस्टम स्ट्रेंथन करते हैं, सारी चीज़ें। स्विट्जरलैंड के बैसल में मिले थे, तो बैसल 3 अकॉर्ड साइन किया, BASEL बैसल 3 अकॉर्ड, इसी इशू से निपटने के लिए कि दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन उसके तहत क्या हुआ, जितनी भी कंट्री थी वो ऑन रोल हुई,
उसके तहत लेयर बना दी गई कि इतने का एसेट्स वाला बैंक है तो वो तो मैंडेटरली कवर्ड है, इससे नीचे एसेट वाले बैंक है तो वो कंट्री टू कंट्री डिसाइड कर लेना उसे कवर करना कि नहीं करना। इंडिया ने तो स्ट्रिंजेंटली वो सारे ही बैंकों पे लगा दिया। कुछ बैंक बचे थे अपने कोऑपरेटिव, पर पीछे जब पीएमसी का घोटाला हुआ सब कुछ कहते इन पे भी लगाओ। हमारे तो यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट चल रहा है रूल, लेकिन अमेरिका में बहुत सारे बैंक जिनका कि जो कम था रेंज वो बाहर रखे बैसल 3 नॉर्म से, इसलिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कमज़ोर रहा इन बैंकों का। ऊपर से 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के कहा कि बहुत से ये जो बैंक हैं जिन पर ये सख्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लगे हुए हैं, इसके कारण ये लैंडिंग नहीं कर पा रहे, एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पा रहे, बिजनेसेस को पुश नहीं दे पा रहे, हटाओ इन्हें, स्क्रैप करो। वो सफल रहा, कांग्रेस ने भी पास किया उसे, यानी कि द संसद ऑफ द अमेरिका। तो राष्ट्रपति और संसद दोनों की मंजूरी से वो स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स भी 2018 के उड़ा दिए गए। इसी अगर वो लगे होते तो सिलिकॉन वैली बैंक में रेगुलेशन तगड़ी होती। क्राइसिस रेजोल्यूशन ऑफिसर साल भर से ऊपर हो गया है, जो पुराना वाला गया इन्होंने नया भर्ती नहीं किया, इसकी वजह से वो स्टडी नहीं कर पाया, वो टाइमली अलार्म नहीं कर पाया, इनको वार्निंग की क्राइसिस आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, ये समझ नहीं पाए। ये सारी चीज़ें तो मैनेजमेंट लेवल पर उन रिक्वायर्ड ऑफिसर्स की भर्ती जो होनी चाहिए नहीं हो पाई। इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स जो होनी चाहिए बैंक की परफॉर्मेंस की वो प्रॉपर नहीं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कमजोरी उजागर होकर के आई। एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट पुअर रही बैंक के एंड पर, ये नज़र आया। और अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ये पता लगा। और एक्सपोजर भी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। इंडियन स्टार्टअप्स को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने ये जवाब दिया कि आपको एक्सपोजर लिमिटेड रखा, आपने डाइवर्स एक्सपोजर क्यों नहीं रखा, उधर ही क्यों जमा कराते गए। कहते वो इसलिए कि सिलिकॉन वैली बैंक स्टार्टअप फ्रेंडली था, हमें बहुत VIP ट्रीटमेंट देता था, हम जब जाते थे कहते आओ आओ चाय कॉफ़ी जैसे आपको मिलता होगा। कहते जो कहते थे वही हो जाता था एक फ़ोन पे। कहते और अमेरिका में आपका अकाउंट कैसे खुल गया। कहते सिलिकॉन वैली बैंक के रूल बड़े नॉर्मल थे, सोशल सिक्योरिटी नंबर की ज़रूरत नहीं, और आपको किसी तरह का भी जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो भी नहीं चाहिए। कहते फिर कैसे खाता खुलता है, सिंपल पासपोर्ट, इफ़ यू हैव पासपोर्ट यू कैन ओपन द अकाउंट इन सिलिकॉन वैली बैंक। तो कहते इतना ईजी था इसलिए हमने खोल दिया। और हमारे सारे यार दोस्त माहौल वगैरह भी सिलिकॉन वैली में, स्टार्टअप का कल्चर वही सब तो हमें ट्रेंड करते हैं, वहीं से तो नॉलेज मिलती है, नॉलेज भी बैंक भी सब उन्होंने मुहैया करा दिया, हमने खोल लिया काम। कहते फिर अब भुगतो, अब फंस गया वहाँ पैसा, अब बैठे रहो। तो जैसे हमारे यहाँ पर हमारे देश की इंश्योरेंस सेक्टर के द्वारा आप लोगों का 5 लाख तक का डिपॉजिट सिक्योर है, वहाँ पर यही $2.5 लाख कह रहा हूँ, $2.5 लाख सिक्योर है। बट $2.5 लाख वाले थोड़ी ना होते हैं स्टार्टअप्स का तो वहाँ पर मतलब मिलियंस में माल पड़ा है। तो अब हैरानी देखो, जो वहाँ की इंश्योरेंस ने सिक्योर की है पेमेंट, 85% डिपॉजिटर उसके एम्बिट से ही बाहर है। वो 2.5 लाख वाला है ही नहीं माल, 85% उससे अलग है। तो अब बैठ गए, बिल्कुल ठंडा हो गया काम, शांति का माहौल। राष्ट्रपति ने, जो बाइडेन ने प्रॉमिस किया है, कहते वी गारंटी नुकसान नहीं होने देंगे, हम इसे टेक ओवर कराएंगे। कोई आगे नहीं आ रहा टेक ओवर करने को, कहते तो नुकसान में डूब गया, खत्म, अब क्या टेक ओवर करना। स्टार्टअप्स के तो हाल वैसे बुरे हैं आगे। वो कहते कुछ नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, क्या होगा पहले ही बता दिया आपको, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, जो करना है खुद करना है, यहाँ अब कुछ नहीं होना। इतनी कहानी समझ में आ गई। डूब गया सिलिकॉन वैली बैंक, नाम भी खत्म हो गया, नाम ही बदल गया एक दिन में। बुधवार की जिंदगी शुरू हुई, वीरवार को घुटनों पर गिरा, शुक्रवार को चिता जला दी गई, शनिवार को तो किसी नए नाम से जाना जाता है। पुनर्जन्म इतनी जल्दी। कल तब स्टाफ वहीं जा रहा था, एक नया नाम था, ID कार्ड कुछ और था, आज सेंट क्लारा। ये क्या, ऐसे जिंदगी बदलती बेटा। कोई कहता है हफ्ते भर में क्या हो जाएगा, हफ्ता तो छोड़ो, 3 दिन में दुनिया बदल जाती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने आपको बता ही दिया होगा, किसी की तो बहुत कुछ बदल गया, दुनिया ही नहीं सब कुछ। ओके, ये कहानी है। तो क्या करना चाहिए अगर इस तरह के क्राइसिस भविष्य में आए या आगे भी आते रहे, भारत को क्या करना चाहिए। भारत देखो कैसे चलता है, बैंकिंग रेगुलेशन स्ट्रिंजेंट रखने चाहिए, नॉर्म्स, एडिक्वेट अमाउंट में लिक्विडिटी रखनी जरूरी है कि क्या बैंक रन जैसी परिस्थितियां ना आ जाएं। डाइवर्सिफाइड मैनर में बैंक को अपना जो कॉर्पस है वो इन्वेस्ट करना चाहिए, लेंड करना चाहिए, ताकि समय आने पर उसे ले लिया जाए। हमारे जो उद्योग धंधे हैं उन्हें फॉरेन बैंक्स के एक्सपोजर से घटाना चाहिए, रोकना चाहिए, कम एक्सपोजर होना चाहिए। हमें शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर ये बैंक डूबे, ये सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका के 50% स्टार्टअप्स जो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में हैं उनकी बैकबोन था।
उनका सपोर्टर था। तगड़े तगड़े शॉपिफाई से लेकर के पिंटरसेट तक एक से एक तगड़े तगड़े संस्थाओं का ये बैंक है, ये उन्हें लैंड करता है सब कुछ। और जब ये डूबा तो इन्वेस्टर के दिमाग में ठणकी, कहते अब अमेरिका में स्लो डाउन आएगा भाई। जब उन्होंने देखा स्लो डाउन आएगा, चीज़ें नुकसान में जा रही हैं, तो उन लोगों ने जहां जहां पैसे लगा रखे थे उन उद्योग धंधों में जिनकी बैक में सिलिकॉन वैली बैंक था, उन्होंने उन कंट्रियों के शेयर बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो उनके सेंटीमेंट में आया कि इंडियन स्टार्टअप भी अब निचड़ेंगे, पैसा फ्लाई होना शुरू हो गया, यहाँ से इक्विटी मार्केट से निकलना शुरू हो गया। आई बात समझ में? तो हमें शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फ्लाई कर जाती है चीज़ें, फिर इमीडिएटली निकाल के ले जाते हैं, आप धराशायी हो जाते हैं। हमें टू मच एक्सपोजर टू द फॉरेन बैंक्स नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? हमें बैंकिंग रेगुलेशंस को नियम से, नीति से पालन करानी चाहिए, रेगुलर सुपरविजन होनी चाहिए। ये आपको इतने के लेक्चर से समझ आ गया होगा। तो ये एक MCQ मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, आप इसे पढ़िए और देखिए क्या है। 2020 का UPSC क्वेश्चन है, इफ another global financial crisis happens in the near future, वो तभी पूछ रहे हैं, which of the following action or policies are most likely to give some immunity to India? Statement A, not depending on short term foreign borrowings. Statement 2, opening up to more foreign banks. Statement 3, maintaining full capital account convertibility. जब मैं इन्फ्लेशन वाले लेक्चर करा रहा था और मैंने 1996 में एशियन टाइगर्स के डूबने की बात कही थी, तो तब, और जब मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेक्चर करा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ कांग्रेसी थे या कुछ नेता थे जो उस समय में कह रहे थे कि इंडिया को फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फॉलो कर लेनी चाहिए, कि मतलब जितने मर्जी इंडियन उद्योगपति जितना मर्जी डॉलर चाह रहे हों रुपए दे करके वो दे देना चाहिए, रिजर्व बैंकों को कोई लिमिट नहीं लगानी चाहिए। लेकिन रिजर्व बैंक ने हमेशा लिमिट लगा के रखी कि इससे ज़्यादा बॉस नहीं मिलने का, तेरे को इतना भी नहीं कन्वर्टेबिलिटी चलेगी। इसी के कारण तो हमारे फेड रिजर्व्स बचे रहते हैं, फॉरेन रिजर्व्स बचे रहते हैं। अगर ऐसा माहौल कर देते तो पूरा कन्वर्टेबिलिटी हो जाता, तो जब भी ऐसी गिरावट के माहौल हैं भाई डॉलर पूरा फुर्र हो जाएगा, मंगा लेना तेल, ज़रूरत की चीज़ें, फिर कुर्क हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं, ये तो एंटी बात बता दी इन्होंने। ऐसी परिस्थिति में तो ये कभी भी नहीं। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नो, ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स नो, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोविंग्स यस। 1 ओनली करेक्ट, 1 and 2 ओनली करेक्ट, 3 ओनली, 1 2 3 ओनली, 1 ओनली करेक्ट। बिल्कुल लॉजिक पे पेपर आता है बॉस, एकदम कॉन्सेप्ट पे। कहीं कुछ ऐसा नहीं रहता कि कुछ निकाल के कोई नाखून डालना उन्होंने, कि उसने नाखून काटा था सोफे में फंसा है, निकाल के लाओ क्वेश्चन डालना है। खुला कॉन्सेप्ट ये सारा। तो अब नुकसान तो झेलना पड़ेगा। इंडियन स्टार्टअप्स का पैसा फंसा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अमेरिकन स्टार्टअप्स 50% तक जुड़े हैं इस बैंक से, इसमें कोई शक नहीं। एम्प्लॉयमेंट में तो वहाँ नुकसान आएगा ही बैंक से जुड़े लोगों को, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और अब फेड बैंक की रफ्तार रुकेगी। अब वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो लगातार इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, देख लेना रुक जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ाने के नेगेटिव्स क्या होते हैं देख लिया। देखो कैसे शरीर की तरह काम करता है एक राष्ट्र। एंटीबायोटिक या फिर पेन किलर ज़्यादा भी दे दिए तो बॉस एंटीबायोटिक पकड़ लेगा पेट को, पेन किलर पकड़ लेंगे किडनी को। ऐसे देते नहीं जाना, रुकना। ऐसे ही डोज देते गए हाई इंटरेस्ट रेट का, ये निकल के आ गया सिलिकॉन वैली बैंक, कहते ले लो अब बैठ जाओ। इंटरेस्ट रेट बढ़ाते गए, बॉन्ड यील्ड ब्लीड कर गई, बॉन्ड यील्ड ब्लीड कर गई, नुकसान हो गया बैंकों का, गिर गए। अब इंडियन रिजर्व बैंक भी फेड के उस कदमों को देखते हुए भी आगे फर्दर स्टेबलाइज कर देगा। हो सकता है कि वो भी मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स या तो उतने ना बढ़ाए, कम बढ़ाए, या हो सकता है अभी के लिए होल्ड कर दे, बढ़ाए ही ना। क्योंकि अब जरूरी है कि इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट की तरफ मत जाओ, वरना लेंडिंग और स्क्वीज हुई, अगर इंटरेस्ट और महंगे हुए, ये और ब्लीड करेंगे स्टार्टअप्स और बड़े उद्योग धंधे भी। क्योंकि अल्टीमेटली यही स्टार्टअप जब कमाई करते हैं और निवेश करते हैं तो डिमांड का आधार भी तो बनते हैं, डिमांड का आधार भी तो बनते हैं। बड़े उद्योग धंधे ही इनको चीज़ें देते हैं, बड़े उद्योग धंधों से ही चीज़ें मिलती हैं।
वो बात अलग है कि एक स्टार्टअप ने एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म लगाया, लेकिन उसने जिस गैजेट की डिमांड की वो तो एप्पल नहीं दिया। अगर गैजेट की डिमांड ये श्रिंक करेगा तो अल्टीमेटली इसके द्वारा क्रिएट कराई जाने वाली डिमांडें भी श्रिंक करेंगी, तो फिर मोबाइल और लैपटॉप भी श्रिंक हो जाएगी मार्केट, फिर बैठे रहेंगी बड़ी बड़ी कंपनियां, फिर कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर भी श्रिंक हो जाएंगे, वाईफाई की नीड घट जाएगी, डाटा की नीड घट जाएगी, फिर वो जो वेब पेजेस ऑफर करने वाली कंपनियां हैं वो भी ठंडी पड़ जाएंगी। तो कम से कम मतलब मुद्दा ये है कि ये चीजें और श्रिंक ना हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की रफ्तार रोको, मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ा आए, उद्योग धंधे के पास पैसा आए, लोगों की जेब में थोड़ा पैसा बढ़े, थोड़ा डिमांड भी देखना जरूरी है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करते करते ऐसे ना हो जाए कि डिफ्लेशन में एंटर कर जाएं, इकोनॉमिक रिसेशन से डिप्रेशन में ही चले जाएं, ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं। तो ये थी पूरी कहानी, एक बैंक के क्या काम होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, कैसे एक बैंक के पास पैसा आया उसने उठा करके सॉवरेन बॉन्डों में लगा दिया, और इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ा, बॉन्ड यील्ड जैसे ही घटी, वो श्रिंक होने लगा। और जैसे ही ये खबर मार्केट में फैली, बूम, जो डिपॉजिटर था और इन्वेस्टर था कांप गया, कहता पैसा निकाल। वो जैसे ही पैसा लेने गया, बैंक ने कहा है ही नहीं, फंसा पड़ा है, उधर फंसा पड़ा है, निकाल लो, आओ मेरे साथ, डालो हाथ। जब निकाला, कड़च जोर लगा के गन्ने की मशीन से, आधा दुपट्टा उधर ही फंसा रह गया। कहते हो गया नुकसान, ले लो, हो जाओ ठंडे। जब ये बाकियों ने देखा, कहते भागो, यहाँ कुछ नहीं बचा, सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। बस ऐसे ही हो हल्ला कहते हैं, इसे ही कहते हैं स्पेकुलेशन। सोशल मीडिया तो बहुत गोली की तरह मचाती है, इसे हो हल्ला हो गया, कहते डूब गया डूब गया डूब गया डूब गया डूब गया। जैसे ही डूब गया, जैसे आपको क्यों बोले एसबीआई डूब गया, परसों मोहल्ले के 4 लोग पैसे निकालने गए, पैसा ही नहीं था, कहते है ही नहीं। आप भी पागलों की तरह गए, आपका कहीं 25 लाख वहां पड़ा था, कहता मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दे दो, सब पहुंच गए, खत्म कहानी। और उसने आगे पैसा लगा रखा है सरकारी बॉन्डों में, इंदिरा विकास पत्रों में, किसान विकास पत्रों में, और वो आपको दिखा रहा है, कहते ऐसा है सर कि ये 5 साल बाद मैच्योर होगा, ओके, और आप इतना ज़्यादा डिमांड मत रखो, अभी हमारे सर पर पैसा लिक्विड है नहीं मेरे पास, नया डिपॉजिटर आएगा, कुछ लिक्विड जमा कराएगा, उसमें से मैं आपको दूंगा, लेकिन जैसी हरकतें आप कर रहे हो, ऐसे में मैं इंदिरा विकास पत्र और किसान विकास पत्र में नुकसान में बेच के आपको पैसा दे रहा हूँ। ये नुकसान का खबर जब मार्केट में जाता है तो नया डिपॉजिटर नहीं आता मेरे पास, और वो जब नहीं आता तो वो पैसा ही नहीं जमा कराता, तो मैं आपको भी नहीं दे पा रहा हूँ, फिर ऐसे मैं डूब जाऊंगा, मेरा डूबना आपका डूबना है, हंगामा कम करो। लेकिन लोग कहाँ मान रहे हैं, शादी कहाँ रुक रही, पढ़ाई कहाँ रुक रही, भूख कहाँ रुकेगी, और फिर डर का तो कोई रुकना ही नहीं, कहते पैसा चाहिए। तो मार्केट में 3 तरह सेंटीमेंट फैला, मैं इंदिरा विकास पत्र भेजूंगा नुकसान में, ये खबर नए इन्वेस्टर को जाएगी, वो जो 10 लाख रुपया कल सुबह मेरे पास डिपॉजिट होना था एफडी, वो आता तो मैं तुम लोग को 5-5 लाख की 2 डिमांडें फुलफिल करता, जाओ जाओ मजे लो, शादियां करो। वो आया ही नहीं, डर के मारे कि ये बैंक तो घाटे में चल रहा है, बस नया डिपॉजिट आया नहीं, नया लिक्विड आया ही नहीं, पुराना मेरे पास है नहीं, उधर से ले करके दूंगा, घाटे की खबर फैल गई, तुम सब मांगने आ गए, इसी डर में मैं बैंक रन हो गया, देश की संस्थाओं ने आके मुझे टेक ओवर कर लिया, खत्म कहानी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय।